नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेकर आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, CHO एग्जाम स्पेशल सेशन। नया साल, नए साल की शुरुआत एक शानदार सेशन के साथ में आप सभी लोगों का 2023 के अंदर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इस नए साल में खुशियां मिले हजार, और इसी संकल्प के साथ में शुरुआत करते हैं एक जर्नी की, एक नई जर्नी, साल की एक नई जर्नी, एक नई क्लास के साथ में, एक नए सेशन के साथ में, एक नए दिन के साथ में। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। और प्यारे दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः आप सभी को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने आप को जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही नए नए आयाम को छूते रहें। आप अपनी ज़िंदगी में इस 2023 को अपनी लाइफ का सबसे सर्वश्रेष्ठ साल बनाते हुए सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं कुछ आशीर्वादों के साथ में शुरुआत करते हैं एक शानदार जर्नी की प्यारे दोस्तों, और सुबह की शुरुआत एक शानदार सेशन के साथ में। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और किसी ने बड़ा खूब कहा है कि अपने आप को ज़िंदगी में सफल करना है, अपने आप को जिंदगी में सफल करना है तो एक अच्छे संकल्प के साथ में कार्य करें। एक अच्छे संकल्प का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, अपने लक्ष्य के ओरिएंटेड संकल्प के साथ में। तो आपका संकल्प अच्छा होना चाहिए, आपका टारगेट मजबूत होना चाहिए, और आपके टारगेटों अचीव करने के लिए आपकी मेहनत जो है वो सबसे बड़ा हथियार बनाना है, और इसी मेहनत के साथ में सफलता को अर्जित करेंगे। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन दाग ही देते हैं, और सुबह की शुरुआत एक शानदार सेशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि लास्ट CHO सेशन का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और हमने आपको बताया कि हीमोप्टेसिस के लिए जांच कौन सी होती है। हीमोप्टेसिस के लिए कौन सी जांच होती है। अब हीमोप्टेसिस का पहली बात मतलब क्या है, हाँ, हीमोप्टेसिस का पहली बात मतलब क्या है और उसके लिए कौन सी जांच होती है। सभी लोग जवाब लेके अपना अपना, और जवाब में बेहतरीन आपकी ताकत और हिमाकत दोनों होनी चाहिए। हाँ, बहुत ही अच्छे कि सजा दो घर को गुलशन को, सरकार हम आ रहे हैं। क्या बात है रसगुल्ले, बहुत ही शानदार। तो ये जो जुनून है कि सजा दो घर और गुलशन को, सरकार हम आ रहे हैं, ये खुला चैलेंज है दोस्तों, खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज CHO को। वेरी गुड। तो यहाँ पे हीमोप्टेसिस का मतलब होता है ब्लड इन स्पूटम। प्यारे दोस्तों, हीमोप्टेसिस का मतलब होता है ब्लड इन स्पूटम। क्या सर और भी किसी में ब्लड होता है? जी हाँ दोस्तों, हीमेटेमेसिस। हीमेटेमेसिस इसका मतलब होता है ब्लड इन वोमिटस। इसका मतलब होता है ब्लड इन वोमिटस। हीमेटेमेसिस का मतलब होता है ब्लड इन वोमिटस। हीमेचूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन। हीमेचूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन। ब्लड इन यूरिन। हीमेटेमेसिस का मतलब होता है ब्लड इन वोमिटस। हीमोप्टेसिस का मतलब होता है ब्लड इन स्पूटम, और हीमेचूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन। प्यारे दोस्तों, एक होता है मेलेना। मेलेना का मतलब होता है ओल्ड ब्लड इन स्पूटम, ओल्ड ब्लड इन स्टूल। इसको हम क्या बोलते हैं? मेलेना। और एक होता है हीमेटोचीजिया। हीमेटोचीजिया। हीमेटोचीजिया का मतलब होता है फ्रेश ब्लड इन स्टूल, है ना, फ्रेश ब्लड, फ्रेश ब्लड इन स्टूल। फ्रेश ब्लड इन स्टूल को हीमेटोचीजिया कहते हैं। याद रखना, हीमेटेमेसिस, हीमोप्टेसिस, हीमेचूरिया, मेलेना और हीमेचीजिया, हीमेटोचीजिया। एक और वर्ड होता है एपिस्टैक्सिस। प्यारे दोस्तों, कौन सा वर्ड होता है? एपिस्टैक्सिस। ध्यान रहे, एक और वर्ड होता है और इसको हमने नाम दिया एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है कि ब्लड फ्रॉम नोज, ब्लड फ्रॉम नोज। ये सभी की सभी जो बातें हमने पढ़ी, ये सब ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पार्ट बनती है। किसका पार्ट बनती है? ब्लीडिंग। क्या आपके स्पूटम में ब्लड है, आपके वोमिटस में ब्लड आ सकता है, नाक से ब्लड आ सकता है, हीमेचूरिया, मेलेना। लेकिन पर्टिकुलर जगह से ब्लड आना पर्टिकुलर ऑर्गन की बीमारी को भी इंडिकेट करता है। जैसे दोस्तों,
अगर आपके स्पूटम में ब्लड आ रहा है, स्पूटम में अगर स्पूटम में ब्लड आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको फेफड़े से संबंधित बीमारी है, क्योंकि स्पूटम जो है वो प्रोडक्ट किसका है, लंग्स का। तो आपके लंग्स को बीमारी हो सकती है। अब लंग्स को क्या बीमारी है, इसके लिए लंग्स का एक टेस्ट होता है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी का मतलब होता है कि एक ब्रोंकोस्कोप आता है और उसको यूज करके हम सारे ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, इन सब का इवेल्युएशन करते हैं कि वहाँ पे कोई ब्लीडिंग सोर्स है क्या। तो ब्रोंकोस्कोपी एक टेस्ट है जिससे हम ब्रोंक्योल्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एग्जामिनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा एंड विद द हेल्प ऑफ स्कैन। दूसरा प्यारे दोस्तों, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे जो है वो एक टेस्ट होता है जिसमें हम लंग्स के एरिया का, चेस्ट के एरिया का फोटो लेते हैं और फोटो लेके हम देखते हैं कि उसको टीबी वीबी तो नहीं है। इस चेस्ट एक्सरे से टीबी वगैरह का पता करते हैं और जब इससे कहानी क्लियर नहीं होती है तो हम सीटी स्कैन करा देते हैं चेस्ट का। सीटी चेस्ट या सीटी थोरैक्स के नाम से जानते हैं इसको। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, सीटी थोरैक्स। तो ये सीटी थोरैक्स जो है ये भी पूरे चेस्ट के बारे में इवेल्युएट करने में मदद करेगा। तो तीन चीजें प्यारे दोस्तों, एक तो चेस्ट का एक्सरे करा दो, एक वहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी करा दो और एक चेस्ट का सीटी स्कैन करा दो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो डी बन जाएगा। ये जो तीनों चीजें है ना, उपरोक्त सभी, ये डी करेक्ट आंसर है। ये ऊपर तीनों चीजें, चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी और सीटी स्कैन, ये कैरिड आउट होंगे तीनों टेस्ट उस मरीज में जिसको वहाँ पे हिमेप्टेसिस हो रहा है और स्पूटम में ब्लीडिंग वहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो डी करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है, मतलब तीनों ही आंसर है, इसलिए तीनों को एक नहीं बोलेंगे। तो ये करेक्ट आंसर है। एक बार सवाल पूछा दोस्तों, साइकोजेनिक कॉफ जो है, मानसिक खांसी क्या होती है। बड़ा अलग तरह के सवाल आते हैं सीएचओ में, कुछ अलबेले सवाल आते हैं अलबेले लोगों के लिए, क्योंकि हमारे तमाम 1000 रसगुल्ले जो है सब अलबेले है कि नहीं है। अगरबत्ती लगा के पूरे विश्वास के साथ में डटे रहते हैं, पूरे जोश और जुनून को बना के रखते हैं। अलबेला सवाल क्या पूछा, अलबेला सवाल पूछा कि साइकोजेनिक खांसी क्या होती है। पहला है ब्लैक कॉफ, दूसरा है हैबिट कॉफ, तीसरा है मैलिग्नेंट कॉफ और चौथा है नाइट कॉफ। साइकोजेनिक, साइको वर्ड रिलेटेड टू द माइंड। याद रखना दोस्तों, साइको वर्ड का क्या मतलब होता है, साइको वर्ड का मतलब होता है माइंड और जेनिक मतलब दिमाग, माइंड से मानसिक खांसी बोला है ना। साइको वर्ड क्या होता है, आपने वर्ड सुना होगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है प्यारे दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, है ना। साइकोलॉजी का क्या मतलब है, साइकोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ माइंड। अब माइंड तो है ही नहीं, जब हमने ढूंढा माइंड को कि माइंड कहाँ है, माइंड कहाँ है, माइंड कहाँ, बोले माइंड तो है ही नहीं। तो लोगों ने क्या किया, इसको रिप्लेस किया और बोला माइंड की जगह बोल दो बिहेवियर। तो मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिनके अंदर हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन बिहेवियर की, उसको साइकोलॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, ये माइंड जो है, इसका स्टडी जब हम करते हैं तो जो माइंड हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में, वो कौन सा माइंड होता है प्यारे दोस्तों, कौन से माइंड की स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में, है ना। माइंड अलग अलग होते हैं ना, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो कौन से माइंड की स्टडी करते हैं, सबकॉन्शियस की करते हैं या अनकॉन्शियस की करते हैं या कॉन्शियस की करते हैं। कौन से माइंड की स्टडी की जाती है साइकोलॉजी में, हमने बोला स्टडी ऑफ माइंड। तो स्टडी ऑफ माइंड या स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो हमारे बिहेवियर को कौन सा माइंड रेगुलेट करता है, कौन सा मनोविज्ञान जो है ये रेगुलेट करता है। याद रखना इस सीएचओ के पेपर में एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी के क्वेश्चन, साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज के क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपको बड़ा बड़ा पता होना चाहिए आपके माइंड के बारे में, आपके माइंड के लेवल के बारे में, और साइकोलॉजी में कौन से माइंड की स्टडी करते हैं ये भी पूछा हुआ सवाल है। तो कौन से माइंड की स्टडी करते हैं प्यारे दोस्तों, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड। याद रखना हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमें टाइम, प्लेस और पर्सन के प्रति ओरिएंट रखता है। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे हम चीज़ों को समझते और सीखते हैं और ये ब्रेन के काम को करने में मदद करता है। याद रखना कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, ये ब्रेन के काम को मदद करता है। साइकोलॉजी में कॉन्शियस माइंड की स्टडी नहीं करते हैं। याद रखें, जिन्होंने भी कॉन्शियस माइंड जवाब लिखा है वो जवाब गलत है।
अच्छा, जिन्होंने ऑल माइंड लिखा है वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि साइकोलॉजी में एक माइंड की स्टडी की जाती है और वो है स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा माइंड? अनकॉन्शियस माइंड। बहुत बड़ा दिमाग है ये अनकॉन्शियस माइंड। मैंने बोला ये अनकॉन्शियस माइंड वही है जो सुबह अलार्म बजने पे आपको उठने नहीं देता है। ये अनकॉन्शियस माइंड वही है जो आपके बिहेवियर को रेगुलेट करता है। ये अनकॉन्शियस माइंड वही है जो आपको कहता है कि सो जा बच्चे सो जा, क्या करना है उठ के फालतू में। ये अनकॉन्शियस माइंड वही है जो आपसे जिंदगी भर बहाने बनवाता है, और यही अनकॉन्शियस माइंड आपकी आदतें बनाता है, आपकी हैबिट बनाता है। याद रखना दोस्तों, अनकॉन्शियस माइंड से ही हम अपनी आदतें बनाते हैं। आज एक नया साल है, आज हम एक रिवॉल्यूशन लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि मैं इस नए साल में अपनी इस नई आदत को बनाऊंगा। तो आप ये जो संकल्प ले रहे हैं नई आदत को बनाने का, ये कॉन्शियस माइंड से ले रहे हैं, है ना। आप सभी ने एक एक संकल्प लिया होगा। क्या प्यारे दोस्तों, आपने कोई संकल्प लिया इस नए साल में? और अगर आप लिया है तो आप अपना संकल्प जो है हमें शेयर कर सकते हैं कि आपने इस नए साल में क्या नया संकल्प लिया। और आप जो भी संकल्प ले रहे हैं या जो लेने का सोच रहे हैं वो सब कौन से माइंड से ले रहे हैं? कॉन्शियस माइंड से। कौन से माइंड से? कॉन्शियस माइंड से आप नया संकल्प ले रहे हैं कि साहब मैं ये करूंगा। लेकिन ये जो आपका रिजोल्यूशन है ये तभी फुलफिल होगा जब आप अपने इस अनकॉन्शियस माइंड को सप्रेस करेंगे। ये अनकॉन्शियस माइंड कभी आपके उस काम को होने नहीं देगा। ये इसका पूरा का पूरा जोर रहेगा आपके ऊपर। तो आपको हमेशा, हाँ, आपको हमेशा इसको दबा के रखना पड़ेगा अगर आपको इस नए साल में अपने संकल्प को पूरा करना है। जैसे एक रसगुल्ले ने लिखा RML क्वालिफाई करना है, जॉब लगने का संकल्प लिया, नर्सिंग ऑफिसर बनने का संकल्प लिया। ये संकल्प जो आपने लिया है प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब लगने का जो संकल्प आपने नए साल पे लिया है, आज इस नए दिन पे सुबह सुबह आपके दिमाग में अगर 6 बजे ये बात आ रही है कि सिलेक्शन तो लेना है हर हालत में, हैशटैग रैंक का संकल्प लिया रसगुल्ले ने, अभी तो हम जो है उठे हैं। हाँ, आप उठे हैं तो उठ गए ना, अब ले लो, है कि नहीं? तो नॉट सेट क्रैक करने का संकल्प, CHO बनने का संकल्प, सफलता से कम कुछ भी मंजूर नहीं का संकल्प। अगर प्यारे दोस्तों ये सब आपने संकल्प लिया है तो आपने कॉन्शियस माइंड से लिया है। और जो कुछ है ना, कहे अभी तो उठे हैं देखते हैं, तो कुछ देखते हैं, ऐसे भी संकल्प लिए हैं। अगर इन संकल्प पे काम करना चाहते हो तो कॉन्शियस माइंड से संकल्प लिया है और अनकॉन्शियस माइंड को चुप कराना पड़ेगा। अनकॉन्शियस माइंड हमेशा देखते हैं ऐसे बोलेगा, देखते नहीं है, करेंगे और करके दिखाएंगे। इसलिए इस माइंड का हमारे बिहेवियर पे बहुत बड़ा रोल होता है। तो अपनी इस माइंड को राजा बनो और अपने बिहेवियर पे रोल प्ले करो। यहाँ पे मैं बिहेवियर को समझा रहा था, माइंड को समझा रहा था। माइंड, बिहेवियर या साइक जो है वो हैबिट पे काम करती है। किस पे काम करती है प्यारे दोस्तों? हैबिट पे काम करती है। तो इससे साइकोजेनिक कॉप का दूसरा नाम क्या बोला हमने? हैबिट कॉप। जो एग्जाम में पूछा भाई, ये जो साइकोजेनिक कॉप है उसका दूसरा नाम क्या होगा? हैबिट कॉप। क्यों? क्योंकि हैबिट पे काम करती है प्यारे दोस्तों। और साइक जो है ये माइंड से ही संबंधित बात होती है। रक्त में पोटेशियम की मात्रा कम होने को क्यों कहते हैं? मैंने इलेक्ट्रोलाइट की बात करनी है। मैंने किसकी बात करनी है प्यारे दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइट की बात करनी है। और जब मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करता हूँ, तो सोडियम की बात करेंगे प्यारे दोस्तों, पोटेशियम की बात करेंगे, क्लोराइड की बात करेंगे, ये सब इलेक्ट्रोलाइट की बात है। और हमारी बॉडी में जो सोडियम है, सीरम सोडियम, उसकी वैल्यू 135 से 145 मिलीकुलैंट पर लीटर होती है। प्यारे दोस्तों, हमारी बॉडी में जो पोटेशियम की मात्रा होती है वो 3.5 से 5.1 मिलीकुलैंट पर लीटर होती है। ये पोटेशियम की मात्रा होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में क्लोराइड की मात्रा जो होती है वो 97 से 107 मिलीकुलैंट पर लीटर होती है। ये सीरम क्लोराइड की मात्रा होती है। ये 3 तरह के इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के अंदर होते हैं, जिनका एक तो नॉर्मल वैल्यू आपको याद रखना है कि साहब हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल कितना है, हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल कितना है और हमारी बॉडी में क्लोराइड का लेवल कितना है। प्यारे दोस्तों, जब हमने इस लेवल को बात किया तो इनका लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे आपका सोडियम जो है वो इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है, पोटेशियम इससे कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, क्लोराइड कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। क्लोराइड की इतनी भूमिका नहीं है जितनी इन दो इलेक्ट्रोलाइट की भूमिका है, सोडियम और पोटेशियम की। और अगर दोस्तों सोडियम कम हो जाए
तो उसको हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है सीरम सोडियम लेवल का कम हो जाना, और हाइपरनेट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम लेवल का बॉडी में ज़्यादा हो जाना। तो सोडियम का ज़्यादा होना हाइपर और सोडियम का कम होना हाइपोनेट्रीमिया है। तो ये दो बातें सोडियम से रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों ही गलत हो गई। अच्छा, पोटेशियम का कम हो जाना हाइपोकैलीमिया है, तो मात्रा कम हो जाना इसको कैलीमिया कहते हैं, और मात्रा ज़्यादा हो जाना हाइपरकैलीमिया कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों हाइपोकैलीमिया है, पोटेशियम का लेवल कम हो जाना। पोटेशियम का लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हाइपरकैलीमिया कहेंगे। तो हाइपर यहाँ पे जवाब नहीं होगा, हाइपो जवाब होगा प्यारे दोस्तों। तो सी करेक्ट आंसर है, ए बी और डी तीनों ही गलत है। सोडियम और पोटेशियम का बॉडी में चेंजेस, इलेक्ट्रोलाइट की इंपॉर्टेंस ह्यूमन बॉडी में कम होना या ज़्यादा होने के लिए यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। अगला क्वेश्चन, एल्केलोसिस का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा एल्केलोसिस का प्रकार नहीं है? सभी लोग जवाब लिखेंगे। एसिड बेस बैलेंस से क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। हाँ, एसिड बेस बैलेंस से क्वेश्चन है। जब मैं एसिड बेस बैलेंस की बात करता हूँ, एसिड बेस बैलेंस, तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक एसिडोसिस और एक एल्केलोसिस। एसिड बेस बैलेंस जो है ये हमारे बॉडी का एक पीएच होता है, जिसको हम नाम देते हैं 7.35 से 7.45। ये नॉर्मल पीएच होता है प्लाज्मा का। ये जो ब्लड का नॉर्मल पीएच है 7.35 टू 7.45, इस पीएच के अंदर एक तो होता है पीएच एसिडिक और एक पीएच होता है एल्केलाइन, एक एसिडिक और एक एल्केलाइन। अब सवाल ने एल्केलोसिस या एल्केलाइन का पूछा है। अब इस एसिडिक और एल्केलाइन में तीन तीन चीज़ें होती है। एल्केलाइन जो है वो आपका रेस्पिरेटरी हो सकता है, रेस्पिरेटरी। एल्केलोसिस आपका जो है मेटाबॉलिक हो सकता है, मेटाबॉलिक। या एल्केलोसिस आपका जो है मिक्स हो सकता है। एल्केलोसिस रेस्पिरेटरी हो सकता है, मेटाबॉलिक हो सकता है, मिक्स हो सकता है। ऐसे एसिडिक में भी तीन चीज़ें हैं, एसिडिक में भी तीन चीज़ें हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है और मिक्स्ड एसिडोसिस हो सकता है। एसिडोसिस में भी तीन चीज़ें हैं, रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक, मिक्स। एल्केलोसिस में भी तीन चीज़ें हैं, रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक और मिक्स। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों तीन चीज़ें तो होगी, ये तीन चीज़ें तो होगी, लेकिन हिपेटिक एल्केलोसिस कुछ भी नहीं होता है। हिपेटिक एल्केलोसिस कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं एल्केलाइन रेस्पिरेटरी बोलूं तो यहाँ पे CO2 का कंसेप्ट रहेगा, और मेटाबॉलिक का बोलूँगा तो बाइकार्बोनेट का कंसेप्ट रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल प्लाज्मा की पीएच होती है 7.35 से 45, और जब मैं इनके एसिडिक और एल्कलाइन की बात करूं तो ये इसके टाइप होते हैं, और एल्कलाइन भी तीन टाइप के हैं, एसिडिक भी तीन टाइप के हैं, और ये तीन टाइप के हैं। उसमें रेस्पिरेटरी होता है, मेटाबॉलिक होता है और एक कौन सा होता है, मिक्स होता है। याद रह जाएगा। तो हिपेटिक नाम का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, इसके टाइप में नहीं है। हालांकि लीवर फेलियर होने की वजह से मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो सकता है, पर यह किसी टाइप के अंदर काउंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, सभी लोग जवाब लिखें और अपना अपना आंसर लिखें। आप अपने आंसर को देके ही मजबूत हो सकते हो। हाँ, हाइपोकैलीमिया में ECG कैसा मिलता है? अभी हमने हाइपोकैलीमिया की बात की और हमने बोला अगर आपका 3.5 मिलीकुलैन पर लीटर से कम हो पोटेशियम, इसको हम हाइपोकैलीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोकैलीमिया। एक कंडीशन हो गई हाइपोकैलीमिया। अच्छा, एक कंडीशन होती है हाइपरकैलीमिया। नॉर्मल ECG की बात करूं तो वहाँ पे P वेव बनेगी, QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा और T वेव बनेगी, है ना। P वेव बनेगी, QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा और T वेव बनेगी। ये नॉर्मल ECG होती है। इस नॉर्मल ECG में अगर चेंजेज की बात करें प्यारे दोस्तों, तो चेंजेज क्या होगा? P वेव बनेगी, QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा और T वेव बनेगी। T वेव बन के यहाँ पे जब कम होता है तो या तो ये फ्लैट हो जाती है या T वेव इन्वर्ज हो जाती है, और एक नई U वेव वहाँ पे आ जाएगी कि भाई P वेव तो है, QRS कॉम्प्लेक्स है, और T वेव या तो इन्वर्ज हो जाएगी और एक नई U वेव आ जाएगी। तो जब हाइपोकैलीमिया होता है ना प्यारे दोस्तों, तो ECG में ये वाला चेंजेज होता है। ये वाला चेंजेज क्या कि यहाँ पे
एक नई तरह की वेव सर्जन हो गई है और टी वेव जो है वो फ्लैट या इनवर्ज हो गई है। दो तरह के चेंजेज होते हैं कि आपकी जो टी वेव है, एक ईसीजी के अंदर 5 वेव होती है, पी क्यू आर एस टी। एक ईसीजी में कितनी वेव होती है? 5, पी क्यू आर एस और टी, ऐसी 5 वेव होती है ईसीजी के अंदर। इन 5 वेव के अंदर टी वेव जो होती है हाइपोकैलिमिया में, जो टी वेव है वो या तो हो जाती है फ्लैट या हो जाती है इनवर्ज। क्या हो जाती है? इनवर्ज, पहला। और दूसरा यू वेव जो होती है, यू वेव, वो वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है। ये दो चीज़ें अगर आपको दोस्तों मिलती है तो याद रखना ये बीमारी हाइपोकैलिमिया कहलाएगी। तो जब भी एग्जाम में हाइपोकैलिमिया का पूछे तो आपको ये देखना है कि टी वेव का इन्वर्जन कहीं लिखा हुआ है, टी वेव कहीं फ्लैट लिखी हुई है ना, या वहाँ पे कोई यू वेव का लिखा हुआ है, तो उसको मैं हाइपोकैलिमिया में काउंट करूँगा। ये जो यू वेव है, यू तरंग है, ये हाइपोकैलिमिया में होती है। याद रखना, अगर इसी की जगह हाइपरकैलिमिया होता, हाइपर, तो हाइपर का मतलब ये जो टी वेव है जो इन्वर्ज हो रही है, ये ऊपर बहुत पीक और लंबी हो जाती और कोई यू वेव नहीं आती। तो जब यही टी वेव जो है वो टॉल और लंबी हो जाए तो उसको हाइपरकैलिमिया कहते हैं, और यही जब फ्लैट या इन्वर्ज हो जाए तो उसको हाइपोकैलिमिया कहते हैं। तो दो कंडीशन होती है, एक हाइपोकैलिमिया, एक हाइपरकैलिमिया, जिसमें कौन सी वेव में चेंज होते हैं? टी वेव के चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सारा का सारा ईसीजी चेंजेज है। अगले क्वेश्चन के साथ में, अधिक अल्कोहल पीने से कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होता है? सभी लोगों को जवाब लिखना है। अगर कोई आदमी ज़्यादा शराब पी ले तो उसमें कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होता है? जवाब लिखे प्यारे दोस्तों। अधिक अल्कोहल पीने का एसिड बेस इम्बैलेंस कौन सा होता है? दो तरह के जवाब यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करा रहे हैं, कुछ लोग मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा रहे हैं। इसका मतलब एक बात तो समझ में आई कि रसगुल्ले रेस्पिरेटरी का जवाब नहीं दे रहे हैं, है ना, रेस्पिरेटरी जवाब कोई नहीं दे रहा है। सी और डी आंसर यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। नेटवर्क इश्यू हो रहा है तो रिफ्रेश कर लो दोस्त, अपने मोबाइल को रिफ्रेश कर लो और नए सिरे से शुरुआत कर लो, नेटवर्क इश्यू हो जाएगा ख़त्म। और यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, जब भी कोई आदमी शराब ज़्यादा पीता है, जब भी कोई आदमी शराब ज़्यादा पीता है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के होने की संभावनाएं तो नहीं है। पर आपने देखा होगा शराब पीने वाले आदमी को वॉमिटिंग होती है, शराब पीने वाले आदमी को वॉमिटिंग होती है। प्यारे दोस्तों, वॉमिटिंग होना, नोजिया होना और यूरिनेशन का होना, ये सब बॉडी में एसिडोसिस के साइन होते हैं। जब व्हेनेवर माई बॉडी गेट एसिडोसिस आई जस्ट वेंट फॉर वोमिटस, है ना, तो ये एल्डिहाइड्स होते हैं और जो एसिड में कन्वर्ट होता है एल्कल। तो एल्कल जो है वो बॉडी में एल्कलोसिस नहीं करवा के क्या करवाता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराता है। इसलिए तो आपने देखा होगा जो शराब पीते हैं उनको वॉमिटिंग रहता है। वॉमिटिंग होने का रीजन बॉडी में एसिडोसिस का डेवलप होना। तो शराब जो है वो बॉडी में क्या कराता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल से कौन सा बॉडी में एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाएगा? तो भी शराब पिया वाला मरीज होता है, ये एक साइको सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है। एग्जाम में आपको इसको अलग से पूछा जाएगा। जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, एम्फेटामाइन है, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिन दवाइयों का वहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। दवाइयाँ इन द सेंस कि वो ड्रग्स है जो हैबिट फॉर्मिंग है। एक आदमी अगर अल्कोहल लेवे तो अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है। अब अल्कोहल को छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ऐसी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स में आती है और इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है,
कोमा वाले रोगी में महत्वपूर्ण जांच नहीं है। किसी कोमा वाले रोगी में, कोई मरीज कोमा में चला गया, कोमा की डेफिनेशन क्या थी प्यारे दोस्तों, जिसका ग्लासको कोमा स्केल जीसीएस जो होता है ना, वो जीसीएस 7 और 7 से कम हो जाए, लेस देन 7, वो मरीज हमने बोला किस में, कोमा के अंदर है। सर जब मरीज कोमा में चला जाता है तो उसमें कुछ जांचें करनी पड़ती है, क्योंकि कोमा सबसे वर्स्ट कंडीशन है ना। न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम सोचें तो न्यूरोलॉजिकल वर्स्ट कंडीशन कोमा को माना जाता है। वर्स्ट कंडीशन का मतलब होता है कि कोमा वो कंडीशन है जिसमें नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है प्यारे दोस्तों। आपका जो आई रेस्पॉन्स है ना, न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्टिव में देखें तो आपका जो आई रेस्पॉन्स है, आपका जो वर्बल रेस्पॉन्स है, आपका जो मोटर रेस्पॉन्स है, ये वहाँ पे क्या रहता है, वर्स्ट रहता है कोमा वाली कंडीशन में। आई, वर्बल, मोटर, ये सभी वर्स्ट रहता है। आई रेस्पॉन्स में हम पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों कि वो जो मरीज है उसके अंदर मिनिमम मार्किंग जो रहती है वो कितना रहता है, 1 रहता है और मैक्सिमम 4 रहता है। वर्बल में मिनिमम 1 रहता है, मैक्सिमम 5 रहता है। मोटर में मिनिमम 1 रहता है, मैक्सिमम 6 रहता है। पूरे जीसीएस में मिनिमम 3 रहता है, मैक्सिमम 15 रहता है। तो ये जो स्कोर है, इस स्कोर के अंदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मरीज की वर्स्ट हो जाती है और उसका जीसीएस स्कोर जब 7 से कम होता है तो उसको हम कोमा कहते हैं। तो कोमा वाले मरीज में कौन सी जांच महत्वपूर्ण नहीं है, तो पहला है रक्त में शक्कर की जांच। जी हाँ दोस्तों, किसी भी मरीज के कोमा में जाने का एक कारण हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो जो भी मरीज कोमा में जाता है उसके रक्त में शक्कर की जांच, ब्लड शुगर लेवल जरूर देखना होता है। मरीज के कोमा में जाने का एक बड़ा कारण रक्त में शुगर का लेवल कम हो जाना होगा। तो याद रखना, शुगर की जांच ब्लड में जरूर करनी होती है कोमा वाले मरीज के लिए। दूसरा अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों तो रक्तचाप। जी हाँ, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप क्या होता है, ब्लड प्रेशर। तो मरीज जो है उसके अंदर ब्लड प्रेशर जरूर चेक करे। जो कोमा में चला गया, ब्लड प्रेशर एक बेसिक वाइटल है। और कोई भी मरीज के कोमा में जाने का एक बड़ा कारण हेमरेज या ब्रेन अटैक, स्ट्रोक हो सकता है। तो ऐसे मरीज में बीपी को आप चेक करें, कहीं उसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन तो नहीं हुआ है, कहीं उसको इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं पड़ा है कि उसको जो है हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया हो, हाइपरटेंसिव क्राइसिस तो नहीं हो गया हो, कोई ऑर्गन डैमेज तो नहीं हुआ है। तो ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है कोमा का इवेल्युएशन करने के लिए। कोमा में गए हुए मरीज का ईईजी, प्यारे दोस्तों ये सबसे सुंदर जांच है। ईईजी जांच कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम एक्चुअली में कोमा को कंफर्म करने का यही जांच होता है। ईईजी ब्रेन डेथ को डिक्लेयर करने का यही जांच होता है, ईईजी। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो मरीज कोमा में चला जाता है ना प्यारे दोस्तों, उस मरीज का ब्रेन जो है वो डेथ हो जाता है। इस बात का आपको पता होना चाहिए। कोमा में जाने वाले मरीज में क्या होता है, ब्रेन डेथ हो जाता है। तो अगर आप ईईजी जांच कराते हो तो इससे आपको ब्रेन के बारे में इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो तीनों ही टेस्ट, शुगर, बीपी और ईईजी से हम ये पता कर सकते हैं कि मरीज कोमा में है, ये पता कर सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों ये जो रक्त में फास्फोरस है ना, ये जो रक्त में फास्फोरस है, ये जांच यहाँ पे कोमा वाले मरीज के लिए नहीं है, ध्यान रखना। ये जो डी ऑप्शन है ये कोमा वाले मरीज के लिए नहीं है, मतलब कोमा में जाने वाले रोगी के लिए ये जांच महत्वपूर्ण नहीं है। तो डी यहाँ पे गलत हो गया और बाकी तीनों बातें यहाँ पे सही है। अल्कोहल वाले मरीज को एसिडोसिस की वजह से वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग वाले मरीज को एल्कलोसिस होगा। ये दो अलग अलग बातें हैं प्यारे दोस्त, इसमें कंफ्यूज मत हो, है ना। मैंने क्या बताया कि अगर किसी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो अल्कोहल वाले मरीज को एसिडोसिस की वजह से वॉमिटिंग होती है। लेकिन अगर इस दुनिया में किसी को वॉमिटिंग होती है तो सभी शराब पीते हैं क्या? कुछ लोग 100 रुपए का लिफाफा देके शादी में 1000 रुपए का खा के आएंगे, उस दिन भी तो वॉमिटिंग होगी। तो उस वॉमिटिंग की वजह से एल्कलोसिस होती है। ये दो अलग अलग पॉइंट है, इनको मिक्स मत करिए। इनको मिक्स करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप तो बस अगरबत्ती लगाइए, अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन। जिन्होंने अभी तक नहीं लगाई है तुरंत लगा दे। अपने आप को इस नए साल पे कॉन्फिडेंट करें और पूरे सेशन से खुद को जोड़ दे और तमाम गांव और ढाणी में बैठे हुए उन रसगुल्लों को जोड़ दे
जिनका सपना है इस बार, जी हाँ दोस्तों, इस बार कुछ अलग करने का। तो आप सभी लोगों को नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं। एक शानदार सेशन की हम शुरुआत कर चुके हैं और किसी ने कहा हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी प्यारे दोस्तों जिसका संघर्ष है जारी। इस पूरी दुनिया में लोगों ने उसी को सलाम किया है जिसके संघर्ष में दम था। अरे नहाने के बाद में लोग लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं दोस्तों, सर्दी के अंदर पसीने से नहाते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। लिख दो कुछ अपने ही हाथों से अपनी किस्मत का इतिहास प्यारे दोस्तों। हाँ, एजिंग जो है, एजिंग से संबंधित है। अगर मैं उम्र की बात करूं, उम्र से क्या संबंधित है, ये बड़ा अटपटा सवाल है और ये CHO के एग्जाम में आया हुआ सवाल है और कई लोगों की उम्र निकल गई लेकिन ये सवाल अभी तक उनको समझ नहीं आया। बड़ा अलग सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, उम्र का सवाल है और उम्र के साथ का सवाल है और साथ है तो सब कुछ है। तो पहला लिखा है यंग रेडिकल्स, ओल्ड रेडिकल्स, ब्लैक रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। सवाल समझ में नहीं आया प्यारे दोस्तों। अब हमने एजिंग बोला ना, एजिंग, तो रसूल ने लिख दिया ओल्ड रेडिकल्स। अब हमने उनसे पूछा कि भाई ये क्या होता है, बोले पता नहीं, बस एग्जाम में आया था एजिंग तो मैंने कर दिया वृद्ध। ऐसे नहीं होता है। एजिंग का मतलब यहाँ पे वृद्ध नहीं है, एजिंग का मतलब यहाँ पे वृद्ध नहीं है। ध्यान रखना सवाल क्या कह रहा है, पहले ये समझोगे ना तो कहानी समझ में आएगी। एजिंग का मतलब होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कौन सी चीज का संबंध उम्र से है। कौन सी चीज का संबंध उम्र से, मतलब हम कोई ओल्ड यंग ये नहीं पूछ रहे हैं। ये तो पहले ही गलत हो गए क्योंकि आपको यंग उम्र और ओल्ड उम्र ये नहीं पूछी जा रही है। यहाँ पे एजिंग से संबंधित और एक वर्ड यूज हुआ है रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब होता है यूवी रेज जो होती है, अल्ट्रा वायलेंट रेज जो बनती है, जिसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जैसे आप सूर्य के एक्सपोजर में आए, आपकी बॉडी पे यूवी रेज गिरी और आपकी बॉडी पे फ्री रेडिकल्स बने, तो यूवी रेज से जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं दोस्तों, फ्री रेडिकल्स, ये जो फ्री रेडिकल्स है ये आपकी बॉडी में अल्ट्रा वायलेंट रेज से बनने वाले जो फ्री रेडिकल्स है वो आपकी बॉडी में कितने होंगे ये डिपेंड करेगा कि आप कितने बड़े उम्र के हैं। तो एजिंग का संबंध हमेशा किससे होता है, फ्री रेडिकल से होता है। किससे होता है, फ्री रेडिकल से। एजिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू फ्री रेडिकल्स माय डियर फ्रेंड। स्वतंत्र रेडिकल एजिंग से संबंधित है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। फ्रैंक फ्रंट प्लान किससे संबंधित है। फ्रैंक फ्रंट, कौन सा प्लान बात हो रहा है, फ्रैंक फ्रंट, फ्रैंक फ्रंट है ना प्यारे दोस्तों, फ्रैंक फ्रंट प्लान की बात हो रही है। जब फ्रंटल प्लेन की बात होती है, कौन से प्लेन की, फ्रंटल प्लेन की बात होती है, तो आप सीधा समझे इसका संबंध हाइट से होता है, वजन से नहीं है और पेट का नाप या हाथ की मोटाई नहीं है। इसका संबंध हमेशा ऊंचाई से होता है, हाइट से, या इसी को मैं लेंथ बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ प्यारे दोस्तों, लेंथ बोलता हूँ। लंबाई या ऊंचाई जन्म के समय एट बर्थ किसी बच्चे की हमने बताई थी प्यारे दोस्तों 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसी भी बच्चे की लंबाई जन्म के समय कितनी हो आपको पूछे तो 50 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई है ये 1 साल की उम्र पे, जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो ये जो लंबाई है ये 50% बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, जो बर्थ के समय लंबाई थी ना प्यारे दोस्तों, उस बर्थ के लंबाई का 50% लंबाई बढ़ जाती है 1 साल की उम्र पे। प्यारे दोस्तों ये जो लंबाई है जो 50% बढ़ी, यही लंबाई 2 साल की उम्र पे, 3 साल की उम्र पे बढ़ती रहती है, लेकिन कोई प्रतिशत वैल्यू नहीं है। ये जो लंबाई है ना प्यारे दोस्तों, ये 4 साल की उम्र पे, कितने साल की उम्र पे, 4 साल की उम्र पे डबल हो जाती है। तो आपको अगर पूछे लेंथ डबल कब होती है, तो 4 साल की उम्र पे हाइट जो है वो डबल हो जाती है। और अगर आपको ये पूछे कि ये ट्रिपल कब होती है, ट्रिपल, तो 13 साल की उम्र पे। कौन सी साल की उम्र पे प्यारे दोस्तों, 13 साल की उम्र पे यही जो हाइट है वो कैसी हो जाएगी, ट्रिपल। इस बात को आधी रात को भी याद रखना कि लंबाई जो है वो जन्म के समय 50 होती है, 4 साल की उम्र में डबल हो जाती है और 13 साल की उम्र में ट्रिपल हो जाती है। और इसके बढ़ने का स्पीड जो है 1 साल पे ये 50% बढ़ती है।
जन्म के समय ये 50 सेंटीमीटर होती है और इसको मेजर करने के लिए इन्फेंटोमीटर काम में लेते हैं। ये लेंथ जो है ना, इसको मेजर करते हैं प्यारे दोस्तों इन्फेंटोमीटर से। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, हाइट मेजर करना है तो स्टेडियोमीटर काम में लेते हैं। 2 साल तक तो इन्फेंटोमीटर और उसके बाद में स्टेडियोमीटर यूज किया जाता है इसी ऊंचाई या लंबाई को मेजर करने के लिए। तो लंबाई का मेजरिंग यूनिट जो होता है वो हमेशा हाइट या ऊंचाई रहता है। अगला है हड्डियों से आयु का पता लगाने के लिए नवजात शिशु में कहाँ का एक्सरे कराना चाहिए। हड्डियां जो होती है, हड्डियां, उससे हमें उम्र का पता करना है। हड्डियों से हमें किसका पता करना है? उम्र का पता करना है। तो हड्डियों से आयु का पता करने के लिए आपको कौन से एरिया का, कहाँ का एक्सरे कराएंगे प्यारे दोस्तों, जिससे आपको उम्र का पता लग जाएगा हड्डी को असेस करके। अब देखो, हड्डी और उम्र का जब जिक्र हम करते हैं तो प्यारे दोस्तों एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर मैं सीधा ये सवाल पूछूं और एक ही भाषा में जवाब लिखे तो ज़्यादातर हम हाथ की जो हमारी कलाई है ना, हाथ की जो कलाई है, रिस्ट कहते हैं, उसका एक्सरे कराते हैं। याद रखना, जब आपको हड्डियों से उम्र का पता करना हो तो आप किसका एक्सरे कराते हैं? रिस्ट का। ये आपको पता होना चाहिए। पर सवाल एग्जाम में आया था लेकिन उसमें रिस्ट ऑप्शन में था नहीं। अब मेरा रसगुल्ला एग्जाम देने गया, रिस्ट था नहीं और सवाल आया था, और अब रसगुल्ला क्या करेगा? बताओ भाई, क्या करोगे? हैं, रिस्ट का पता था रसगुल्ले को, लेकिन रिस्ट तो ऑप्शन में था ही नहीं सर, और सवाल आ गया कि हड्डी से उम्र का पता करना है, तो फिर आप क्या जवाब लिखते हो? ये है कलाकारी। अब लगेगा दिमाग। अब लगेगा कब दिमाग? जब अगरबत्ती लगा के पूरे जोश और उत्साह के साथ में सेशन अटेंड किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रिस्ट का एक्सरे जो है वो कहता है कि एज +1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिस्ट बोन। ये है फॉर्मूला। हमने ये बताया कि मान लो किसी रिस्ट के अंदर जो है नंबर ऑफ रिस्ट बोन कितनी होगी। जैसे आदमी के जन्म से एक रिस्ट बोन होती है, जब वो 2 साल का हो जाता है ना, जन्म से एक रिस्ट बोन होती है, और जब 1 साल का हो जाता है तो रिस्ट बोन कितनी हो जाती है? तो 1 + 1, मतलब 1 तो पहले थी, एक और तो 2 हो जाती है। तो आपका रिस्ट बोन कितना होगा? सॉरी, एज -1 जो है वो नंबर ऑफ रिस्ट बोन रहेगा। एज +1, जितनी उम्र है उसमें 1 जोड़ दो। तो मान लो आपकी उम्र 5 साल है, तो आपकी टोटल हड्डी कितनी होगी? 6। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला था कि एज +1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिस्ट बोन। तो मान लो किसी बच्चे की उम्र 5 साल है और उसमें 1 जोड़ दो तो टोटल नंबर ऑफ रिस्ट बोन कितनी होगी? 6 होगी। ये एक तरीका है रिस्ट बोन के नंबर को निकालने, उम्र को निकालने का। तो आप, अगर आपको हड्डी पता हो तो आप उम्र पता कर सकते हो, और उम्र पता हो तो हड्डी कितनी है ये पता कर सकते हो। दोनों में से एक ही बात है। नाउ अब आपको ये बताना है कि जब रिस्ट ही नहीं है ऑप्शन में तो क्या होगा? जब ऑप्शन में रिस्ट बोन लिखा हुआ ही नहीं है तो क्या होगा? बताओ। तो रसगुल्ले ने लिखा है कि सर कौन ही कर देंगे, और क्या, रिस्ट नहीं है तो कौन ही कर देंगे। ऐसे कैसे कर देंगे? रिस्ट नहीं है तो कौन ही नहीं कर सकते। याद रखो, आपको जब उम्र निकालनी हो तो आपको क्या करना? अरे बोन -1 और एज +1 एक ही बात है भाई। कौन सी गणित पढ़ रहे हो? नंबर ऑफ रिस्ट बोन मतलब बोन, और इसमें से 1 माइनस कर दो तो एज आ जाएगी। तो ये है 6, मान लो हड्डियां 6 है, 1 माइनस कर दो तो 5 आ जाएगी, और उम्र में 1 जोड़ दो तो 6 आ जाएगा। बात तो एक ही है ना। अरे कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान तो यही पकड़ा जाएगा। CHO भले ही सीधी उंगली से बनो, टेढ़ी उंगली से बनोगे तो CHO ही ना। समझ रहे हो बात को? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एज +1 लिखो या बोन -1 इज इक्वल टू एज लिखो।
इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई आंसर बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। ऐसे तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ, एक ही बात है दोनों, है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो कोहनी का एक्सरे नहीं होता, ये तो गलत हो गया, कोहनी का एक्सरे नहीं होगा। जब हम एक्सरे कराते हैं तो प्यारे दोस्तों हमेशा क्या होगा, फ्लैट सरफेस का एक्सरे होता है, फ्लैट। जैसे ये रिस्ट थी, ये फ्लैट थी, ऐसा फ्लैट एक और होता है, और वो होता है प्यारे दोस्तों क्या घुटना। जी हाँ दोस्तों, तो हड्डियों से आयु का पता लगाने के लिए नवजात शिशु का या तो रिस्ट का एक्सरे कराओ, और रिस्ट ऑप्शन में नहीं है तो कंधे का मत करा देना, घुटने का कराओ। किसका कराओ, घुटने का। कंधा या हेड फिर नहीं रहेगा, तो फिर किसका कराते हैं, नी का एक्सरे करेंगे। तो पहले तो प्रायोरिटी किसको है, रिस्ट को, और रिस्ट नहीं हो ऑप्शन में तो किसका एक्सरे कराएंगे प्यारे दोस्तों, घुटने का एक्सरे कराएंगे। क्वेश्चन क्या है, जो लिखा है वही क्वेश्चन है कि अगर हड्डियों से आपको उम्र का पता करना है तो कौन सी जगह का एक्सरे कराएंगे, घुटने का एक्सरे कराएंगे। नी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, घुटना। जी हाँ, वो घुटना जिसके ऊपर पटेला होती है, पटेला हटेला। बच्चे का बहुत जिद्दी होना और कही हुई बात के विपरीत कार्य करना, बच्चे का बहुत जिद्दी होना और कही हुई बात के विपरीत कार्य करना, ये कौन सा प्रॉब्लम हो गया है बच्चे को। बहुत जिद्दी बच्चा है, कोई भी बात कहेंगे उसका उल्टा करेगा, बहुत जिद्दी बच्चा है, कोई भी बात कहेंगे उसका उल्टा करेगा, ऐसा बच्चा। बताओ प्यारे दोस्तों क्या आंसर होगा इस बच्चे का। 13 साल की उम्र तक ऐसा करते हैं, हड्डी को देख के उम्र बता सकते हो, उसके बाद में बाबा जी बताएंगे उम्र, हाथ दे के, हाँ हड्डी दे के नहीं, हाँ बिल्कुल। इवनिंग कॉलिक, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, टेम्पर टेंट्रम, स्ट्रेंजर एंजाइटी। प्यारे दोस्तों छोटे छोटे रसगुल्लों को आपने देखा होगा, मम्मी के साथ में मार्केट जाते हैं, रसगुल्ले ने बोला ये मैं कार लूंगा, मम्मी ने बोला नहीं कार नहीं मिलेगी, तो मम्मी के पाँव को पकड़ के लटक जाता है, मम्मी के ओढ़ने वाले उस ओढ़नी को पकड़ के लटक जाता है, वो मम्मी उसको डांट रही है, वो छोड़ ही नहीं रहा है, ले तो मम्मी उसको दे ही देती है, एक इधर और एक उधर, 2-4 जब देती है, मना करती है, नहीं मानता है, वहीं पे जमीन के ऊपर लेट जाता है, मिट्टी के अंदर लेटता है, मिट्टी को उठा के सर पे डालता है, पाँव पटकता है प्यारे दोस्तों। और इस तरीके का बिहेवियर किसी बच्चे का टेम्पर टेंट्रम कहलाता है। इसको बाल हट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाल हट। इस दुनिया का एक खतरनाक हट में से एक है, बच्चे का बहुत जिद्दी होना और बच्चे को कही हुई बात के विपरीत कार्य करना, इसको बाल हट कहते हैं। एक और हट होता है त्रिया हट, जो कि स्त्री का हट होता है, जो हमने रामायण में देखा था माता कैकेयी का, और ये जो है ये है बाल हट, टेम्पर टेंट्रम इसको कहते हैं। इवनिंग कोलिक बच्चों में होता है दोस्तों, जिसमें बच्चों का इंटेस्टाइन के अंदर पेन होता है। इवनिंग कोलिक में बच्चों में क्या होता है, इंटेस्टाइन में पेन होता है, इंटेस्टाइन के अंदर ये जो दर्द होता है इसको इवनिंग कोलिक के नाम से जानते हैं। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल बच्चों में एपनिया की वजह से आता है। छोटे बच्चों में 20 सेकंड तक एपनिया एपिसोड आते हैं, जिसमें बच्चे बीच बीच में अपनी सांस को होल्ड कर देते हैं। तो अगर बच्चे ब्रेथ को होल्ड करते हैं, ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है। इवनिंग कॉलिक जो है वो हमने बोला आंत के अंदर दर्द की वजह से होता है, जो बेसिकली बच्चा जब दूध पीता है तो दूध पीते हुए साथ में हवा जितनी बच्चा अंदर एंगल्प करता है, पेट में डिस्टेंशन होता है और उसको पेन होता है, इवनिंग कॉलिक कहते हैं। और इसके अलावा स्ट्रेंजर एंजाइटी जो होती है दोस्तों, ये 6 महीने पर डेवलप होने वाला एक सोशल माइलस्टोन है। कैसा माइलस्टोन है, सोशल माइलस्टोन। 4 तरह के माइलस्टोन हम पढ़ते हैं, उसमें एक सोशल माइलस्टोन आता है स्ट्रेंजर एंजाइटी। जो बच्चा 6 महीने का रहता है वो अजनबी चीज़ों से डरता है। क्यों, क्योंकि वो घर के सभी लोगों को जानने लग जाता है, और अब कोई भी अनजान आदमी आता है तो उस बच्चे को उससे डर लगता है, इसको स्ट्रेंजर एंजाइटी कहते हैं। तो स्ट्रेंजर एंजाइटी 6 महीने का माइलस्टोन है। यहाँ पे ये जो बात है टेम्पर टेंट्रम, ये बच्चों में टोडलर एज में डेवलप होती है। अगर आपको ये पूछे कि ये कब होता है सर बिहेवियर डिसऑर्डर, तो टोडलर एज में, जब बच्चे में नेगेटिविटी आ जाती है, 1 से 3 साल की उसकी उम्र होती है, ऐसा बच्चा विपरीत चीज़ों को बहुत करता है और ये एक बिहेवियर डिसऑर्डर में आता है। याद रखना दोस्तों, टेम्पर टेंट्रम के अलावा बच्चे में एक और बिहेवियर डिसऑर्डर होता है पाई का।
पाइका जो होता है इसमें बच्चा नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस जो होता है दोस्तों, उन सब्सटेंस को बच्चा जो है वो इनटेक करता है। मतलब बच्चा जो है वो मिट्टी खाता है, बच्चा जो है वो जो है जितनी भी दुमटी मिट्टी है, जितनी भी बिना काम की चीज़ें हैं जिनमें न्यूट्रिशन नहीं है, ऐसी चीज़ों को खाता है। इसको पाइका के नाम से जानते हैं। एक होता है प्यारे दोस्तों थंब सकिंग। बिहेवियर डिसऑर्डर में बच्चों में एक प्रॉब्लम और होती है थंब सकिंग। थंब सकिंग जो बच्चा होता है वो बच्चा क्या करता है, अपने अंगूठे को मुंह में डालेगा और उसको सक सक और सक करता रहता है। और ऐसा बच्चा 6 साल का 7 साल का मतलब बड़ी उम्र तक जाते जाते नॉर्मली बच्चा किसी भी चीज़ को मुंह में डालता है वो उसकी ओरल स्टेज कहलाती है। और ओरल स्टेज जो होती है ना प्यारे दोस्तों, ओरल स्टेज वो इन्फेंट एज में ही होती है। कौन सी एज में? इन्फेंट एज में, 0 से 18 महीने की जो उम्र है उसी में होती है। लेकिन अगर बच्चा जो है उसकी ओरल स्टेज जो 0 से 18 मंथ की रहती है वो परसिस्ट कर जाए और लॉन्ग लास्टिंग हो जाए और वो अपने थंब को सक करने लग जाए, तो ये जो है बिहेवियर डिसऑर्डर में काउंट होगा। तो ये जो है, हाँ, ये जो है बिहेवियर डिसऑर्डर जो है ये थंब सकिंग कहलाता है जब ओरल स्टेज में बच्चा रहता है। एक होता है बैड वेटिंग जिसको एनयूरेसिस कहते हैं। एनयूरेसिस भी एक बिहेवियर डिसऑर्डर है और इसी को हम बैड वेटिंग कहते हैं। बैड वेटिंग मतलब बच्चा अभी भी कपड़ों में यूरिन करता है। नॉर्मली 5 साल की उम्र के बाद में बच्चा अपने यूरिन को, स्टूल को पूरा कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर बच्चा अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं करता है और कपड़ों में यूरिन करता है, इसको बैड वेटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं प्यारे दोस्तों, किसी भी बच्चे में बिहेवियर डिसऑर्डर में काउंट होंगे। अब इन बिहेवियर डिसऑर्डर में आपने देखा होगा जो बच्चे पाइका का शिकार होते हैं, जो मिट्टी खाते हैं, नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस खाते हैं, ऐसे बच्चों में इस बिहेवियर का एक बड़ा कारण जो होता है वो होता है कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ऐसे बच्चे जिसमें पाइका की प्रॉब्लम होती है उसमें पहला इलाज यही होता है कि बच्चे को मिट्टी में ना जाने दे, बच्चे का ध्यान रखे पेरेंट्स। ऐसी जगह पे बच्चे को बिठाई ना जहाँ मिट्टी होती है। अब मान लो बच्चे को यहाँ स्टूडियो में बिठा दिया तो यहाँ पे तो कहीं मिट्टी है ही नहीं, तो खाएगा क्या? तो जब मिट्टी होगी ही नहीं तो बच्चा खाएगा नहीं, पहली बात। दूसरा, उसमें विटामिन और मिनरल्स जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम और मल्टीविटामिन जो है ये बच्चे को देने चाहिए होते हैं, जिससे बच्चा इन चीज़ों का इंटेक बंद कर देता है, क्योंकि इनकी कमी बच्चे में माल नरिशमेंट करवाती है। और जिन बच्चों को माल न्यूट्रिशन होता है उन बच्चों में वरासियस एपेटाइट आ जाती है, वो कुछ भी पकड़ पकड़ के खाना शुरू कर देते हैं। तो ये बच्चों को देना चाहिए। दूसरा प्यारे दोस्तों, जिन बच्चों में थंब सकिंग की हैबिट होती है ऐसे बच्चों को थंब सकिंग का मना करना चाहिए, है ना। ये थंब मुंह में ना डाले, इसका ध्यान रखना है। और इसके अंदर आप एवर्जन थेरेपी काम में ले सकते हो। एवर्जन थेरेपी क्या कि उसके अंगूठे के ऊपर जो है वो नमक लगा दो। अब मुंह में डालेगा तो उसको बैड टेस्ट आएगा, तो बच्चा धीरे धीरे अंगूठे को मुंह में डालना बंद कर देता है। इसको एवर्जन थेरेपी कहते हैं। बच्चा मुंह में अंगूठा डाले तो हाथों हाथ उसको बोल दिया करें तो वो निकाल देगा, धीरे धीरे वो इस आदत को छोड़ देगा। तो इस आदत को सुधारने के कुछ तरीके होते हैं, बिहेवियर थेरेपीज रहती है। एन्यूरेसिस में ज़्यादातर यूज करते हैं बेल एंड अलार्म सिस्टम। बच्चे के डाइपर में एक अलार्म सेंसर लगाते हैं, अलार्म यहाँ पे कंधे पे बांट देते हैं और जैसे ही वो पेशाब अंदर करता है कपड़ों में, ये अलार्म बोलने लग जाता है और जिससे बच्चा जो है वो एकदम से अपने पेशाब को होल्ड कर लेगा और ये कपड़ों में नहीं करेगा, बैड वेटिंग नहीं होगी, ऐसा वहाँ पे हम करते हैं। तो पाइका, थंब सकिंग, एन्यूरेसिस ये सब बिहेवियर डिसऑर्डर में आएगा। टेम्पर टेंट्रम, इवनिंग कॉलिक, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, और इसके अलावा एक हमने यहाँ पे पढ़ा जो किसी न्यूबॉर्न बेबी में डिफरेंट टाइप की जो बिहेवियर डिसऑर्डर है उनके अंदर काउंट होते हैं। लेकिन जो सवाल ने पूछा है टेम्पर टेंट्रम, वो भी एक बिहेवियर डिसऑर्डर है जो न्यूबॉर्न में होता है। TABC में बी का क्या अभिप्राय है? प्यारे दोस्तों, ये TABC जो है वो नियोनेटल रिससिटेशन का पार्ट है। इसमें एक T होता है, एक A है, B है, C है। याद रखना, T है, एक A है, एक B है, एक C है और एक D है ना, ऐसा अलग अलग होता है। तो यहाँ पे T का मतलब क्या होता है? T का मतलब है प्यारे दोस्तों टेम्परेचर स्टेबिलिटी। T का मतलब टेम्परेचर है। A का मतलब एयरवे है, एयरवे। A का मतलब क्या है? एयरवे है। और B का मतलब क्या है? ब्रीदिंग है।
ए का मतलब एयरवे है और बी का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, ब्रीदिंग है, ध्यान रखना। बी का मतलब ब्रीदिंग है, याद रखें। और उसके बाद में सी का मतलब सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन। और डी का मतलब ड्रग्स है, ड्रग्स, या इसी को हम मेडिकेशन बोलते हैं। डी का मतलब ड्रग्स है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मेडिकेशन। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे TABC में बी का मतलब कुछ लोग बेबी बता रहे हैं, कुछ लोग बर्थ बता रहे हैं, कुछ लोग बैग बता रहे हैं। ना तो ये बेबी है, न ये बर्थ है, न ये बैग है। बी का मतलब ब्रीदिंग है, या इसी को हम श्वसन बोलते हैं। टी का मतलब टेम्परेचर है, ए का मतलब एयरवे है, बी का मतलब ब्रीदिंग है, सी का मतलब सर्कुलेशन है। टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। ध्यान रखना, आधी रात को भी पूछे तो बताना, क्योंकि एग्जाम में यही सफलता के कारक बनेंगे। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा याद रखने का जरूरत नहीं है। मैंने कहा छोटा छोटा याद रखो। किसी भी चीज़ का क्या मतलब होता है ये याद रखो, किसका पार्ट है ये याद रखो। ये नियोनेटल रिसक्सिटेशन में मिनोमिक्स याद करते हैं। नियोनेटल रिसक्सिटेशन क्या होता है कि जब बच्चा मदर के वूम से बाहर आया तो बच्चा सही से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया, हम उस बच्चे की मदद करते हैं ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए। इसको नियोनेटल रिसक्सिटेशन कहते हैं। और इसमें ये TABC एक मिनोमिक्स चलता है, और जिसमें बी का मतलब ब्रीदिंग होता है। प्यारे दोस्तों समझ में आ जाएगा? वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवजात शिशु जो होता है उसके मुंह और नाक में द्रव भर जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह और नाक में खूब सारे सिक्रीशंस भरे हुए होते हैं। तो आपको ये बताना है कि सक्शन हेतु कितना प्रेशर होना चाहिए। सभी लोग जवाब लिखें और सेशन को आग की तरह फैला दे। अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट करें प्यारे दोस्तों। और देखो जितने भी लोग हैं ये जो लेटे हुए हैं ना, हाँ, अगर ये जो लेटे हुए हैं, ये लेटे हुए उठ जाओ भाई। देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं मैं लाइफ का, कि सोवत है जो खोवत है। जिंदगी में सफलता का एक अभिप्राय ये भी है कि अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट करे, उठे और अपने आप को इस पूरी मतलब इस दुनिया में एक नए साल में खुद को नया बनाने का कोशिश करे। बहुत सोली है यार, आज तक हमने बहुत कुछ वो कर दिया जैसा अपने मन ने कहा था। क्यों नहीं कुछ अलग किया जाए? क्यों नहीं इस साल कुछ नया किया जाए? क्यों नहीं इस साल दूसरों से अलग बनने का कोशिश किया जाए? क्यों नहीं इस साल थोड़ा इस नाचीज की बात को मान लिया जाए? क्यों नहीं इस साल अपने इस छोटे भाई को अपने बारे में, अपने लिए और अपने आप के साथ में जोड़ने का कोशिश किया जाए? याद रखना दोस्तों, जिंदगी में सफलता का एक सूत्र यही है कि आप कुछ नए करो नए साल पे। तो एक नया दोस्त बना लो, इस चैनल को नया दोस्त बना लो, इस अपने छोटे भाई को अपनी बात मानने वाला बना लो। हम बता रहे हैं कि आप इस 2023 में सफलता के उस शिखर पे चले जाओगे जहां पे आप एक्चुअली में जाना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमजोर है। आप दिमाग से बहुत मजबूत है, आपकी बुद्धि दुनिया की सबसे अच्छी बुद्धि है, दुनिया के सबसे सुंदर और शानदार ब्रेन हिंदुस्तान के अंदर है। लोगों में दिमाग की कोई कमी नहीं है, बस हमारा मन अगर हमारा साथ दे दे और हम उस काम को करने की जिद पाल लें तो कौन सा काम असंभव है बताओ? हम तो वो है जिस देश में भगवान हनुमान जो है वो एक ही सेकंड में श्रीलंका से हिमालय पहुंच गए थे। क्या स्पीड रही होगी? तो कौन सी चीज की कमी है यहाँ पे? बस एक है कि मन के अंदर एक जिद है, उसको पाल के पूरे संकल्प के साथ में काम किया जाए और इस नए साल में कुछ अलग किया जाए, कुछ हटके किया जाए। तो प्यारे दोस्तों जब मैं सक्शन की बात करता हूँ, सिक्रीशन नाक में भी होते हैं, सिक्रीशन माउथ में भी होते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नाक और माउथ जो है वहां से सक्शन करना है। तो पहले माउथ, यस माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट माउथ देन नोज। याद रखना, पहले सक्शन किसका होता है? माउथ का। फिर सक्शन किसका होता है? नोज का। पहले सक्शन किसका करेंगे? माउथ का करेंगे, और फिर सक्शन किसका करेंगे? नोज का। याद रखो, जब हम माउथ का सक्शन करें तो प्रेशर की बात आएगी एग्जाम में। किसकी बात आएगी? प्रेशर की। प्रेशर कितना होना चाहिए प्यारे दोस्तों नवजात शिशु के लिए? कितना प्रेशर होना चाहिए एक नवजात शिशु में जब आप सक्शन करते हो? प्रीटर्म में
20 से 40, टर्म बेबी में 40 से 60, इन्फेंट के अंदर 60 से 80। क्या बात है, रसगुल्ले ने मतलब पूरा एकदम, हाँ, पूरे जोश और उत्साह के साथ में है भाई, हैं। यहाँ पे ध्यान रखो, सक्शन की बात की हमने, तो ध्यान रखो अगर नवजात शिशु है तो सक्शन हमेशा हम कहते हैं कि 60 से 100 के बीच में होना चाहिए। 60 से 100 के बीच की एक ही रीडिंग है यहाँ पे, और वो प्यारे दोस्तों 80 है ना, 60 से 100 के बीच की। एडल्ट में सक्शन का प्रेशर और ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए सक्शन का प्रेशर जो होता है वो मिनिमम 60 तक होना चाहिए, इससे कम भी नहीं तो 15 और 30 से काम नहीं चलेगा। ये तो एक प्री टर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे मैं 30 mm ऑफ एच की बात करूं तो ये तो एक प्री टर्म के लिए सक्शन होता है, प्री टर्म के लिए। लेकिन एक नवजात शिशु है जिसका कोई टर्म प्री टर्म नहीं लिखा है तो फिर हम 80 तक तो जा सकते हैं, तो 60 तक एक रीडिंग रहती है, या 60-80 ऑप्शन में तो ये बढ़िया है। लेकिन याद रखना जब हम 80 से ऊपर जाते हैं, मान लो 80 से 100 प्रेशर लगाते हैं, तो वो फिर आपका चिल्ड्रन कैटेगरी हो जाता है। कौन सा कैटेगरी हो जाता है? चिल्ड्रन, जिसमें सक्शन जो है वो 80 और 100 करते हैं। नॉर्मली एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये प्रेशर लगभग हम 40 और 60 के बीच में रखने का कोशिश करते हैं। तो 40-50 ऑप्शन में है नहीं, 60 भी नहीं है, तो फिर हम 80 तक जाएंगे। अच्छा, इससे पहले जो 30 और ये प्रेशर है ये एक प्री टर्म के लिए होगा। 40-60 एक इन्फेंट के लिए होता है, न्यूबॉर्न के लिए होता है। 60-80 एक जो है इन्फेंट एज के बच्चे के लिए होता है, इन्फेंट एज के बच्चे के लिए होता है। और 80 से 100 एक चिल्ड्रन के लिए होता है। और जब मैं 100 को क्रॉस कर जाता हूँ तो एडल्ट वाली एज आ जाती है, मोर देन 100। तो बच्चों में जब भी बात हो तो आप क्या करो, 100 के अंदर अंदर रखने का कोशिश करो। बच्चों की जब भी बात हो तो आपको क्या करना है, 100 के अंदर अंदर रखना है। जब प्रेशर 100 को पार हो जाएगा ये, तो ये तो एडल्ट का प्रेशर बन जाएगा। बच्चों में भी अलग अलग, मैंने बोला प्री टर्म हो तो 20 से 40 है, 20 से 40। अगर वो बच्चा कौन सा हो, प्री टर्म हो तो 20 से 40 प्रेशर रख लो। अगर वो बच्चा टर्म एज है 40 से 60, इन्फेंट है 60 से 80, और चिल्ड्रन है 80 से 100। चिल्ड्रन मतलब थोड़ा ओल्ड एज का बच्चा, थोड़ा बड़ा बच्चा है कि नहीं है। और ये जो है ये यहाँ पे क्या रहेगा, एडल्ट। एडल्ट जो है वो 100 को पार कर जाएगा। पहले माउथ का सक्शन करते हैं, पहले किसका सक्शन करता है, माउथ का, और फिर किसका सक्शन करता है, नोज का, क्योंकि ज़्यादा सिक्रेशंस ओरल एरिया में होंगे। सक्शन करने का कारण होता है एयरवे को पैटेंट करना। हाँ, सक्शन करने का कारण होता है एयरवे को पैटेंट करना। अगला क्वेश्चन, कौन सी आयु पे मोरो रिफ्लेक्स प्यारे दोस्तों गायब हो जाती है? कौन सी आयु पे मोरो रिफ्लेक्स जो है वो गायब हो जाता है? प्यारे दोस्तों, मोरो रिफ्लेक्स वेरी इंटरेस्टिंग। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? मोरो रिफ्लेक्स को सिंपल समझाऊंगा मैं, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको समझ के अच्छा लगेगा। ये हमारे पास में एक रसगुल्ला है, देखो एक बच्चा लेके आता हूँ मैं, ये हमारे बच्चा लेके आता हूँ, मतलब बच्चे जैसा है ना, बच्चा तो यहाँ कहाँ लाएंगे। तो ये एक मोरो रिफ्लेक्स है, मोरो रिफ्लेक्स नहीं है, ये बोतल है कि नहीं है। तो जब मैं इसको यहाँ से ऐसे पकड़ूं तो मेरा एक जो हाथ है वो तो यहाँ रहेगा बच्चे के बॉडी पे, एक हाथ रहेगा इसकी गर्दन के नीचे, है ना। ऐसे हम बच्चे को होल्ड करते हैं हैंड में, और ये जो गर्दन है जिसको हमने हाथ से सपोर्ट कर रखा है, अगर मैं नेक का सपोर्टिंग हैंड हटा दूं
तो बच्चे की नेक बैकवर्ड फॉल होगा। प्यारे दोस्तों, जैसे ही मैं नेक का सपोर्टिंग हैंड हटाता हूं और नेक बच्चे का बैकवर्ड फॉल होता है, तो यहाँ पे बच्चा तीन चीजें करता है। क्या करता है कि वो अपने इस आर्म्स को सेंटर से दूर ले जाते हैं, मतलब एबडक्शन करता है, एबडक्शन। फिर बच्चा क्या करता है, ऐड करता है, और साथ में क्या करता है, क्राई करता है। तीन रेस्पॉन्स होगा, याद रखना। क्या, एक तो यहाँ पे रहेगा एबडक्शन, एबडक्शन, एक रहेगा एडक्शन, एडक्शन, और एक रहेगा क्राई, है ना। एबडक्शन, एडक्शन और क्राई, ये तीन चीजें बच्चा करेगा। क्या करेगा कि जैसे ही हम बच्चे को होल्ड करेंगे हैंड में और सडन जो है अपना हैंड जो है वो हटा देते हैं, तो बच्चा तीन चीजें करता है। क्या, एक एबडक्शन करता है, एक एडक्शन करता है और एक क्राई करता है। एबडक्शन का मतलब है सेंट्रल लाइन से दूर ले जाना, एडक्शन का मतलब है पास लाना, और साथ में जोर से बच्चे का क्राई करना, रोना। ये कहलाता है स्टिमुलस मोरो रिफ्लेक्स का, और ये रेस्पॉन्स। प्यारे दोस्तों, मोरो रिफ्लेक्स जो है उसका ये रेस्पॉन्स हमें बताता है कि बच्चा जो है उसका ब्रेन कितना मैच्योर है। ये किसके बारे में बताता है, ब्रेन की मैच्योरिटी के बारे में। अगर कोई ऐसा बच्चा कर रहा है तो इस बच्चे का ब्रेन जो है वो बहुत अच्छे से मैच्योर है। और बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा है, एबडक्शन, एडक्शन और क्राई, तो बच्चे के ब्रेन का मैच्योरेशन अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्स गायब कब होता है, तो नॉर्मली मोरो रिफ्लेक्स के गायब होने का जो समय है वह प्यारो 6 महीना। कौन सा टाइम पे ये गायब होता है, 6 महीने पे। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो इससे कम वाला महीना चूज करना है, ज्यादा वाला नहीं कि 6 ऑप्शन में नहीं है तो 7 कर देते हैं या 8 कर देते हैं, ये नहीं है। आप 5 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 1 कर सकते हो, पर आप 7 या 8 नहीं कर सकते। तो आप नीचे आइए। तो जब हम नीचे आ रहे हैं, 6 नहीं है तो 5, 5 भी नहीं है तो 4, 4 भी नहीं है तो 3, 3 है तो 3 कर दो। सर आपने तो 2 भी बताया, 1 भी बताया, कर दे क्या? अरे तो ये जो नंबर है इसमें बड़ा से बड़ा चूज करेंगे ना, फिर 2 क्यों करेंगे, है ना। अगर यहाँ ऑप्शन में 3 के साथ में 4 होता तो मैं 4 करता, 3 भी नहीं करता। मतलब जो मिनिमम नंबर है उसको मैं चूज करता हूँ। इसमें मेरे पास में 3 ही है ऑप्शन में, इसलिए मैं करेक्ट आंसर 3 करूंगा। मैं 2 कर सकता हूँ, डैड 1 कर सकता हूँ, जैसे ऑप्शंस दिए हुए ऐसा। तो मोरो रिफ्लेक्स कब गायब होता है, कौन सी उम्र पे, तो बेसिकली तो वो 6 महीने पे गायब होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 6 महीने एग्जाम में दिया ही नहीं। जब दिया ही नहीं तो जवाब क्या होगा, 3 महीना। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे जो है दिया हुआ नहीं था सर तो मैंने तो कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते आप, है कि नहीं है कि एक ऑप्शन और बना दिया नीचे और नीचे लिख दिया कि ये लो ये 6 महीने हो गया। अब क्या दिमाग लगाएंगे, सर अगर ऑप्शन में 7, 8, 9, 10 हो तो एग्जामिनर भोंदू है, उसे पता ही नहीं है मोरो रिफ्लेक्स कब गायब होता है ना। जो मोरो रिफ्लेक्स के गायब होने का समय पूछ के एग्जाम में 6 महीने से ज़्यादा के 4 ऑप्शन डाले, इसका मतलब वो एग्जामिनर भोंदू है और उसको पता ही नहीं है कि क्या है मामला। ऐसे एग्जाम को हमें नहीं देना है, हम तो ऐसे एग्जाम को नहीं देंगे, हम वापस बाहर आ जाएंगे। मतलब ऐसे सवाल नहीं आएंगे, चिंता मत करो, क्योंकि एग्जामिनर कभी भोंदू नहीं होता है। एग्जामिनर वो होगा जो पूरे जोश और उत्साह के साथ में आपका एग्जाम लेगा और वो एक जबरदस्त सेशन लेके आएगा, जबरदस्त क्वेश्चन लेके आएगा। वो ऐसे ही बुआ जी को फूफा जी बनाएगा नहीं कि सर बुआ जी की अगर मुझसे होती तो फूफा जी बोल देते, पर होगी कहाँ से भाई, बुआ जी के तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन होगा नहीं, तो बुआ जी के मुँह से आना हाँ पॉसिबल नहीं है। जन्म पर कितना विटामिन के देते हैं, विटामिन के प्रोपाइलैक्टिक विटामिन है जो प्रोपाइलेसिस करता है ब्लीडिंग से, है ना। विटामिन के क्या है, विटामिन के एक प्रोपाइलैक्टिक विटामिन है, प्रोपाइलैक्टिक, और ये प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग टेंडेंसी को, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करेगा। जन्म के समय देते हैं क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी ब्लीडिंग की रिस्क पे होता है। याद रखना दोस्तों, जो न्यूबॉर्न बेबी की मैं बात करूं तो एक टर्म बेबी होता है और एक प्री टर्म बेबी होता है। विटामिन के जो होता है वो 4 क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10, ये 4 क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं इनको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। इन क्लॉटिंग फैक्टर का एक्टिवेशन जो होता है, क्या प्यारे दोस्तों, एक्टिवेशन विटामिन के के द्वारा होता है।
4 क्लॉटिंग फैक्टर, सेकंड, 7, 9 और 10, इनका एक्टिवेशन जो होता है वो विटामिन के करता है। अब जैसे सेकंड नंबर क्लॉटिंग फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इसको एक्टिव करने का काम विटामिन के करेगा और इससे बनाएगा थ्रोम्बिन। ये जो थ्रोम्बिन है ये फिब्रिनोजन जो होता है, फिब्रिनोजन, ये भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है। इस फिब्रिनोजन को ये जो थ्रोम्बिन होता है ये फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, फिब्रिन में। फिब्रिनोजन जो होता है इसको, ये जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन कौन सा हो गया है, सेकंड, प्रोथ्रोम्बिन, और इससे बना थ्रोम्बिन, तो ये सेकंड का एक्टिव फॉर्म है। और ये फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है फिब्रिनोजन, और फिब्रिन फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर की एक्टिव फॉर्म है। तो फिब्रिनोजन से फिब्रिन कौन बनाता है, थ्रोम्बिन, और ये जो फिब्रिन है ये क्लॉटिंग में मदद करता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म का एंड प्रोडक्ट है। ये क्लॉटिंग हो गई। फिब्रिनोजन जो है इसने कोएगुलेशन कर दिया, थ्रोम्बस बना दिया। और मान लो ये मैकेनिज्म फ्लॉप कब होगी, जब विटामिन के नहीं होगा, तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो कभी फिब्रिन नहीं बनेगा। तो पीटी का लेवल जो है वो तो बॉडी में बढ़ा हुआ रहेगा, और मरीज को हमेशा ब्लीडिंग होने की रिस्क रहती है, ब्लीडिंग। तो ये चीज ना हो इसके लिए हम क्या देते हैं, विटामिन के देते हैं। विटामिन के क्या करता है, इस ब्लीडिंग की रिस्क को कम करता है। एक बच्चा जिसका उम्र 1500 ग्राम से कम है, ध्यान रखना, बच्चे का उम्र 1500 ग्राम से कम है, तो जन्म के समय विटामिन के 0.5 मिलीग्राम देना होता है। 1500 ग्राम से कम बच्चे में 0.5, जो यहाँ पे कहीं ऑप्शन में है नहीं। अगर 1500 ग्राम से वजन ज़्यादा है तो 1 मिलीग्राम दे दो। कैसे दे दो, 1 मिलीग्राम, और IM दे दो, IM। जन्म के समय विटामिन के कितना देना होता है, तो 1 मिलीग्राम, और क्या देंगे, IM देंगे। मतलब रूट क्या रहेगा, आप इसको IV दे सकते हो, ऑरली पिला सकते हो, लेकिन ज़्यादातर IM देते हैं। इन्फेंट में IM देने की जो साइट होती है प्यारे दोस्तों, वह है वास्टस लैटरलिस मसल, लैटरलिस मसल, और इसको हम थाई मसल या मिड थाई के नाम से जानते हैं। वास्टस लैटरलिस मसल, थाई मसल या मिड थाई। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, B, C और D तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। विटामिन के जन्म के समय कितना देते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है अगले क्वेश्चन के साथ में। ml में कितना होता है, ml में तो हाफ ml का एम्पूल आता है, उसमें डोज आपको देखनी होती है। एक हाफ ml जो एम्पूल है उसमें 1 मिलीग्राम डोज होती है। तो एम्पूल जो है उसको कितने ml में है दैट्स नॉट मैटर, कितने मिलीग्राम दे रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। तो 0.5 ml का है या 1 ml का है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। उसमें विटामिन के कितना है, 0.5 मिलीग्राम है या 1 मिलीग्राम है। हाँ, तो ये है अगला दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नवजात शिशु में दौरे आने का कारण है। एक नवजात शिशु जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उस न्यूबॉर्न बेबी में दौरे क्यों आते हैं, दौरे, है ना। नवजात शिशु के अंदर क्या आते हैं प्यारे दोस्तों, दौरे। तो दौरे क्यों आते हैं, दौरे का मतलब होता है एपिलेप्सी फिट्स, एपिलेप्सी या फिट्स, या इसी को बोलते हैं कन्वल्जन। किसी भी नवजात शिशु में एपिलेप्सी का आना, फिट्स का आना, कन्वल्जन का आना, क्या कारण होता है, नियोनेटल सीजर भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, अच्छा, नवजात शिशु क्यों किसको कहते हैं, न्यूबॉर्न को कहते हैं। और न्यूबॉर्न उम्र कितनी होती है, 0 से 28 दिन की होती है, ध्यान रखना। ये जो न्यूबॉर्न एज होती है वो पहले 28 दिन की होती है। और प्यारे दोस्तों, ये जो पहले 28 दिन की एज होती है, न्यूबॉर्न एज, इसमें 2 उम्र होती है। एक तो अर्ली न्यूबॉर्न एज होती है, अर्ली, और एक लेट होती है। अगर मैं अर्ली न्योनेटल एज की बात करूं तो ये पहले 7 दिन की उम्र होती है, पहले 7 दिन की। और अगर मैं लेट की बात करूं तो 8 से 28 दिन की उम्र होती है। तो न्यूबॉर्न एज जो होती है
वो नवजात शिशु की जो उम्र होती है न्यूबॉर्न, वो 0 से 28 दिन की उम्र होती है। और इस 28 दिन की उम्र में एक अर्ली न्यूनेटल पीरियड होता है और एक लेट न्यूनेटल पीरियड होता है। जो अर्ली न्यूनेटल पीरियड होता है पहले 7 दिन का पीरियड होता है, और जो लेट न्यूनेटल पीरियड होता है वो 8 से 28 दिन का पीरियड होता है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखें कि ये जो न्यूबॉर्न एज होती है, जो 0 से 28 दिन की होती है, जो एक अर्ली होती है और जो एक लेट होती है, इस दौरान बच्चे में नियोनेटल एज में सीजर होने की पूरी रिस्क है। सर नियोनेटल एज में बच्चे को सीजर क्यों आते हैं? उसके आने का कारण हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन का कमी, या हाइपोक्सीमिया जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोक्सीमिया हो सकता है। ये सीजर के आने का कारण हो सकता है। या एक कारण हाइपो जो है कैल्सीमिया, ये भी हो सकता है। या एक आने का कारण जो होता है प्यारे दोस्तों, वो बच्चों में जो सीजर आने का कारण है वो ब्रेन का अबनॉर्मल फॉर्मेशन होना हो सकता है। तो न्यूबॉर्न एज में अगर बच्चे को सीजर आते हैं, फिट्स आते हैं, अर्ली न्यूनेटल एज में आते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है? पहला लिखा हुआ है रक्त में शक्कर की कमी, रक्त में कैल्शियम की कमी, तापमान में कमी, उपरोक्त सभी। तो तीनों ही कारण हो सकते हैं। हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, और हमने एक कारण और बताया हाइपोक्सिया हो सकता है। ये एक बड़ा रीजन है हाइपोक्सिया, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलना। तो याद रखना ये सभी कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही कारण है नियोनेटल एज के अंदर बच्चे में सीजर आने का। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सिया और हाइपोकैल्सीमिया, और एक हमने बताया हाइपोथर्मिया। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अच्छा नियोनेटल एज किसको कहते हैं मैंने बोला, तो 0 से 7 और 7 से 28। अगर मैं इसमें आपको पूछूं प्यारे दोस्तों कि अर्ली में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने की रिस्क है या लेट में, अगर किसी बच्चे को नियोनेटल एज में सीजर आने की रिस्क होती है तो ये रिस्क कौन से पीरियड में ज़्यादा है? मतलब अर्ली पीरियड में ज़्यादा है या लेट पीरियड में ज़्यादा है? कौन से पीरियड में ज़्यादा रिस्क है कि अगर सीजर आ रहे हैं तो वो अर्ली वाले में होंगे या वो लेट वाले में होंगे? सभी लोग जवाब लिखे, क्या आंसर होना चाहिए? नियोनेटल एज में सीजर आने की रिस्क कौन से पीरियड में ज़्यादा है? एक अर्ली और एक लेट, इन दोनों में कौन से में ज़्यादा है? अर्ली में। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि जितना बच्चा ज़्यादा छोटा है, मतलब जिंदगी में जो जिंदगी का सबसे बड़ा डर होता है मौत, मृत्यु। किसी भी आदमी के कितने साल तक वो सर्वाइव करेगा या मृत्यु कब होगी, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसकी ज़िंदगी का पहला सेकंड, पहला मिनट, पहला घंटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी आदमी के सर्वाइव करने का। कि वो कितने टाइम सर्वाइव करेगा ये डिसाइड होगा ज़िंदगी का पहला सेकंड, पहला मिनट, पहला घंटा, फर्स्ट सेकंड ऑफ लाइफ, फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ एंड फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ। ये बहुत क्रूशियल है। तो किसी बच्चे की अगर इन्फेंट या नियोनेटल एज में मृत्यु होती है तो ये शुरुआत के अंदर, इनिशियल पीरियड के अंदर होने की पूरी रिस्क है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी है। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन, सवाल कह रहा है प्यारे दोस्तों, श्वास जो है, श्वास से संबंधित ध्वनि नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा साउंड है जो रेस्पिरेटरी साउंड नहीं है, वो ध्वनि जो श्वास से संबंधित नहीं है? पहला क्या लिखा हुआ है? मरमर, दूसरा है कॉफ, तीसरा है स्टाइडर और चौथा है वीज। श्वास से संबंधित साउंड कौन सा नहीं है? वो ध्वनि जो श्वास से संबंधित नहीं है, श्वास से संबंधित नहीं है। मरमर, कॉफ, स्टाइडर या वीज। सभी लोगों को जवाब लिखना है कौन सी ध्वनि श्वास से संबंधित नहीं है। ये प्यारे दोस्तों आपको बताना है इस सवाल में, बहुत सोच समझ के, क्योंकि सवाल आसान नहीं है। और जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे पूछते हैं उन सभी चीज़ों में एक बात कॉमन है, क्या? कि कंसेप्ट होता है। और सारे सवाल जो है वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, क्योंकि पूछी हुई चीज़ें ही आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने की दर करेगा, रिपीट होने की संभावना पैदा करेगा। और छोटे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। जैसे अब इस सवाल में छोटा कन्फ्यूजन क्या रहेगा कि आप जब श्वास से संबंधित बात करेंगे और ध्वनि का पूछा जाएगा
तो आप ये तो पहचान लेंगे कि भाई वीज होती है और स्ट्राइडर होती है सर, मतलब ये दोनों होती है, इसका कोई मना नहीं करेगा कि श्वास से संबंधित ध्वनि की जब बात करते हैं तो वीज और स्ट्राइडर होगा। लेकिन आप अब इन दोनों में अंतर नहीं पहचान पाएंगे। जैसे एक है कॉफ और एक है मरमर, तो कुछ लोगों को लगेगा कि मरमर श्वास से संबंधित ध्वनि नहीं है, कुछ लोगों को लगेगा कि कॉफ जो है श्वास से संबंधित ध्वनि नहीं है। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखें कि जो खांसी होती है कॉफ है ना, और जो मरमर है, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो खांसी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित ही है, और जब आदमी खांसेगा ना तो ध्वनि नहीं आएगी क्या? आएगी कि नहीं आएगी? आवाज तो आएगी। कहां से आ रही है? किडनी में से आ रही है क्या? कफ जो है उसमें तो ध्वनि होगी। लेकिन प्यारा दोस्तों ये क्लियर होना चाहिए कि मरमर जो है वो कार्डियक साउंड होता है, ये मरमर जो है ये हार्ट साउंड है, हार्ट साउंड आपको पता होना चाहिए। और ये मशीनरी लाइक साउंड होता है हार्ट में, जब हार्ट अच्छे से खाली नहीं होता है तो हार्ट में एक मशीनरी लाइक साउंड होता है, ऐसा साउंड अगर स्टेथोस्कोप रखने पे हार्ट के एरिया में आता है, इसको मरमर साउंड कहते हैं। और ये मरमर साउंड जो है वो एक रेस्पिरेटरी साउंड नहीं है, जबकि खांसी रेस्पिरेटरी से ही संबंधित है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही रेस्पिरेटरी साउंड है, लेकिन मरमर यहाँ पे नहीं है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक सवाल बहुत कॉमन है कि ये जो वीज है, वीज ये किस में देखने को मिलता है? अस्थमा में। और ये कैसा साउंड होता है? म्यूजिकल साउंड होता है, म्यूजिकल है ना, विस्लिंग साउंड होता है, इसको वीज कहते हैं। म्यूजिकल जो साउंड है अस्थमा में उसको वीजिंग बोलते हैं। तो वीजिंग अस्थमा का म्यूजिकल साउंड जो अस्थमा के मरीज में देखने को मिलता है। वेरी इंटरेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इनमें से लुप्त हो गई बीमारी कौन सी है? कौन सी बीमारी विलुप्त हो गई? कौन सी बीमारी के प्राणी विलुप्त प्रजाति के बन गए, इस दुनिया से खत्म हो गई और इस दुनिया में ये बीमारी सदा के लिए सो गई? ऐसी कौन सी बीमारी है जो इस दुनिया से विलुप्त हो चुकी है? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स और उपरोक्त सभी। आसान सवाल है। विलुप्त वर्ड का मतलब होता है प्यारे दोस्तों इरेडिकेशन। विलुप्त वर्ड का क्या मतलब होता है? इरेडिकेशन। तो इस दुनिया से जो बीमारी इरेडिकेट हो चुकी है, इस दुनिया से जो बीमारी इरेडिकेट हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, वो है स्मॉल पॉक्स। वी ऑल नो द डिजीज इज नॉन एज स्मॉल पॉक्स, है ना। एडवर्ड जीनर नाम तो सुना ही होगा, है, उन्हीं की देन थी बेचारों की, एडवर्ड जीनर, है कि नहीं है। और इनका बहुत बड़ा रोल है इस बीमारी को विलुप्त कराने में, क्योंकि इसका वैक्सीन है ना, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इतना ज़्यादा इफेक्टिव हुआ प्यारे दोस्तों कि 1980 के अंदर ये दुनिया से विलुप्त हो गई बीमारी। स्मॉल पॉक्स 1980 में इस दुनिया से विलुप्त हो गई और स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट बनाया गया वैक्सीन बहुत इफेक्टिव था और इसकी वजह से ये दुनिया से विलुप्त हो गई। एडवर्ड जीनर को याद रखना है, 1980s को याद रखना है और विलुप्त होने के बारे में याद रखना है। 3 बातें एग्जाम में पूछी जाएगी। अगला है प्यारे दोस्तों, खसरा सबसे ज्यादा हानिकारक कब होता है? खसरा, खसरा बोलते हैं प्यारे दोस्तों कौन सी बीमारी? पहले तो ये याद होना चाहिए, कुछ लोग खसरे को सुनते हैं तो उनको प्लॉट और खसरा याद आ जाता है कि हमारे प्लेट में ये खसरे में प्लॉट है हमारा। वो खसरा नहीं कह रहा हूं मैं, खसरा का मतलब है यहाँ पे मीजल्स। क्या है खसरा का मतलब? मीजल्स। मीजल्स को हिंदी में खसरा कहते हैं। और खसरा जो है वो सबसे ज्यादा हानिकारक कब होता है? कब होगा? जब बच्चा पहले से कचरा होगा। कचरा इन द सेंस बच्चे में न्यूट्रिशन, क्योंकि खसरा होती उसी को है जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, ध्यान रखना। तो जिन बच्चों में खसरा है, जिन बच्चों में माल न्यूट्रिशन है, उन बच्चों में खसरा बहुत हानिकारक है, ध्यान रखना। जो बच्चे पहले से ही माल नरिश्ड है, जिन बच्चों में कुपोषण है, उन बच्चों को मीजल्स बहुत अफेक्ट करता है। कुपोषण बच्चा वालों में मीजल्स जो है वो जानलेवा बन जाता है। तो जिन भी बच्चों में कुपोषण का शिकार है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, उसमें सबसे ज्यादा हानिकारक कौन होता है? खसरा। मोटापे में या महिलाओं में नहीं होता है, कुपोषण में ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो जिन बच्चों को मतलब मीजल्स होने की रिस्क ज्यादा होती है कमजोर होने पे, तो बच्चों में माल न्यूट्रिशन ना होने दे। और अगर किसी बच्चे को मीजल्स हो गया है तो उसमें भी अब नरिशमेंट को अच्छा करे बच्चे का,
क्योंकि अब मीजल्स हो गया है, नरिशमेंट अच्छा नहीं रहा तो बच्चे के लिए समस्या बन जाएगा। अगला है चिकन पॉक्स का टीका जो है वो किस प्रकार लगाया जाता है। चिकन पॉक्स के टीके के लगाने का रूट क्या है। चिकन पॉक्स बीमारी जो है, ये बीमारी का जो वैक्सीन है ना, चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है वेरिसेला जोस्टर। और प्यारे दोस्तों, इसको सिगेल्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिगेल्स। चिकन पॉक्स जो है इसको सिगेल्स के नाम से जानते हैं। और चिकन पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो रहेगा वेरिसेला जोस्टर। ये जो वेरिसेला जोस्टर होता है प्यारे दोस्तों, कोई भी वैक्सीन आईवी नहीं देते हैं। ये बात आपको यूनिवर्सल ट्रूथ पता होनी चाहिए। कोई भी वैक्सीन आईवी नहीं देते हैं, और जब आईवी नहीं देते हैं तो उपरोक्त सभी तो गलत ही हो गया। वैक्सीन के बारे में एक बात गांठ बांध लो कि कोई भी वैक्सीन आईवी नहीं देते हैं। अब जब बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाता है, नॉर्मली चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन शेड्यूल में आता है या नहीं आता है प्यारे दोस्तों, बताओ। जब हम वैक्सीनेशन शेड्यूल पढ़ते हैं तो उसमें चिकन पॉक्स का वैक्सीन कब लगाते हैं? 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे, 9 महीने पे, 15 महीने पे, कौन से महीने पे लगाते हैं बताओ? कौन से महीने पे लगाते हैं चिकन पॉक्स का वैक्सीन? हाँ, कोई भी वैक्सीन आईवी नहीं देते हैं, और चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन शेड्यूल में नहीं आता है। ध्यान रखना, चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन शेड्यूल में नहीं आता है, तो वैक्सीनेशन शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है। ज़्यादातर लोगों को चिकन पॉक्स हो जाता है तो अपने आप बॉडी में चिकन पॉक्स के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। ये 3 महीने पे या 9 महीने पे या 9 से 15 महीने पे लगाया नहीं जाता है, क्योंकि ये वैक्सीनेशन शेड्यूल का पार्ट है ही नहीं। जिन बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाती है उनके तो टीका लग जाता है, अपने आप टीका लग जाता है, मतलब एंटीबॉडी बन जाती है, और एंटीबॉडी लाइफ लॉन्ग के लिए बनती है। और चिकन पॉक्स का दूसरा अटैक जिंदगी में नहीं आता है। चिकन पॉक्स खुद दूसरी बार नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी हो जाए, लेकिन चिकन पॉक्स जिंदगी में एक ही बार होता है। लेकिन जिन बच्चों में होने की रिस्क ज़्यादा है उन बच्चों में एज ए प्रोफाइलैक्टिक हम वैक्सीन भी लगा सकते हैं, ताकि हो ही ना। और इसको ओरल नहीं दे के कैसे देते हैं? सबक्यूटेनियस ओरल रूट से प्यारे दोस्तों पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं, पोलियो, ओपीवी जिसको हम बोलते हैं, ओपीवी। और इसके अलावा पोलियो के अलावा ओरली जो है हम विटामिन ए को दे सकते हैं। विटामिन ए जो 9 महीने पे स्टार्ट करता है, इसको हम ओरली दे सकते हैं, याद रखना। लेकिन ये जो है आपका चिकन पॉक्स, इसको ओरली नहीं देते हैं, तो सबक्यूटेनियस लगाते हैं, और ये वैक्सीनेशन शेड्यूल में इंक्लूड नहीं होता है चिकन पॉक्स। इसके अंदर वेसाइकल बनते हैं। इस चिकन पॉक्स के हो जाने पे, इस सिगेल्स के हो जाने पे मरीज को बॉडी में ड्यू ड्रॉप पैटर्न के अंदर छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड लीजन बनते हैं, और इनको हम वेसाइकल्स के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड लीजन जो बनते हैं, हम इसको वेसाइकल्स कहते हैं, और ये चिकन पॉक्स में बनते हैं। इस बात का ध्यान रखना। चिकन पॉक्स बीमारी जो है वो सेंट्रीपिटल है। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर में ज़्यादा होती है, और सेंट्रीपिटल के अलावा इस बीमारी में, मतलब सेंटर में ज़्यादा क्या होता है? सेंटर में वेसाइकल ज़्यादा होते हैं, बीच के एरिया में ज़्यादा होता है, पाम और सोल पे नहीं होता है। और इसमें प्लियोमॉर्फिज्म होता है। ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, प्लियोमॉर्फिज्म, जो एग्जाम में दोनों वर्ड बार बार पूछे जाते हैं। एक तो बीमारी का पॉजिटिव एजेंट वेरिसेला जोस्टर, बीमारी का ये दूसरा नाम सिगेल्स, बीमारी का पैटर्न ड्यू ड्रॉप पैटर्न के अंदर वेसाइकल बनते हैं बीमारी में, वेसाइकल, और ये सेंटर में ज़्यादा बनते हैं। और इनकी अलग अलग स्टेज वहाँ पे होती है कि जो कल 3 दिन पहले वेसाइकल बने वो सारे वेसाइकल तो क्या हो चुके हैं? क्रस्ट बन चुके हैं। नए वेसाइकल बने वो पस्ट्यूल बन चुके हैं 2 दिन में। आज कुछ वेसाइकल बने, ऐसे अलग अलग क्रॉप, अलग अलग स्टेज, अलग अलग क्रॉप जो होती है वेसाइकल की, वो वहाँ पे चिकन पॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। ध्यान रखना दोस्तों, अलग अलग वेसाइकल की क्रॉप चिकन पॉक्स में रहेगी। और चिकन पॉक्स का वैक्सीन जो है वो हम सबक्यूटेनियस यहाँ पे लगाते हैं। हाँ, वैक्सीन कोई भी आईएम भी दे सकते हैं। बहुत सारे वैक्सीन होते हैं जिनको हम आईएम भी लगाते हैं। चिकन पॉक्स का रूट सबक्यूटेनियस होता है। वैक्सीन कई सारे होते हैं जो आईएम भी लगते हैं। वैक्सीन को ओरल देते हैं, वैक्सीन को इंट्राडर्मल भी देते हैं, जैसे बीसीजी इंट्राडर्मल है। लेकिन याद रखना, ये जो आईवी है वो वैक्सीन का रूट कभी भी नहीं होता है।
डीपीटी एक वैक्सीन होता है जिसको हम आईएम दे सकते हैं। रोटा वायरस एक वैक्सीन है जिसको हम ओरल दे सकते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसको हम ओरली दे सकते हैं। लेकिन चिकन पॉक्स का जो रूट है वो ये रहता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड वेरिसेला जोस्टर का 14 to 16 डेज होता है। वेरिसेला जोस्टर, चिकन पॉक्स। जोस्टर किससे संबंधित है? ये आ गया जोस्टर। रोस्टर नहीं है, ये जोस्टर है। रोस्टर तो हॉस्पिटल में बनेगा आपका, जब आपकी जॉब लगेगी तो ड्यूटी रोस्टर बनेगा कि आपको कब आना है ड्यूटी पे और कब नहीं आना है। यह जोस्टर, रोस्टर नहीं है ये। हाँ, जोस्टर किससे संबंधित है? स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स या मम्स? जोस्टर नहीं, चिकन पॉक्स को आईएम दे सकते हैं। सबक्यूटेनियस मोस्ट प्रोबेबल रूट है भाई। बाकी अलग अलग कंपनीज वैक्सीन बनाती है, तो जो वैक्सीन सबक्यूटेनियस लगता है वो आईएम भी लगा सकते हैं अगर उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैक्सीन होते हैं जो सबक्यूटेनियस और आईएम दोनों ही जगह पे लगा सकते हैं, है ना। अगर जहाँ मसल कम है वहाँ पे वो आईएम लग जाएगा, और जहाँ मसल ज़्यादा है वहाँ लगाओगे तो सबक्यूटेनियस लग जाएगा। तो किसी भी वैक्सीन को सबक्यूटेनियस या आईएम दिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला है पैरा दोस्तों, जोस्टर किससे संबंधित है? तो जोस्टर मतलब वेरिसेला जोस्टर, तो ये चिकन पॉक्स ही है। जोस्टर यानी वेरिसेला जोस्टर, इसका मतलब ये चिकन पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स यहाँ पे इरेडिकेट हो चुका है। मीजल्स जो है, रूबियोला, मीजल्स जो है इसमें रूबियोला करोल होता है, रूबियोला है कि नहीं है। और मम्स जो है इसमें पैरामिक्सो वायरस या पैरोटिडाइटिस, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन, जो ज़्यादातर मिक्सो वायरस और पैरामिक्सो वायरस इनकी वजह से होते हैं। तो ये जो है पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन जो एक सलाइवरी ग्लैंड है, ये मम्स में रहेगा। और मीजल्स जो है वो रूबियोला से होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो चिकन पॉक्स है। और चिकन पॉक्स किससे संबंधित है? जोस्टर। कौन सा जोस्टर है? वेरिसोला जोस्टर। याद रह जाएगा दोस्तों। हाँ, रूबियोला, पैरामिक्सो और मिक्सो, ऐसे वायरस के नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ड्यू ड्रॉप लीजन किस रोग में मिलते हैं? चलिए एक बार फिर आपका ज्ञान असेस किया जा रहा है। ड्यू ड्रॉप पैटर्न, ड्यू ड्रॉप पैटर्न में क्या बनते हैं? वेसाइकल। और वेसाइकल क्या है? एलिवेटेड फ्लूइड फिल्ड लीजन को वेसाइकल कहते हैं। याद रखना, जो एलिवेटेड फ्लूइड फिल्ड लीजन होते हैं उनको वेसाइकल कहते हैं। और ये वेसाइकल हमेशा ड्यू ड्रॉप पैटर्न में होता है। याद रखना दोस्तों, मैक्यूल जो होता है, मैक्यूल ये स्किन के फ्लैट लीजन होते हैं। स्किन पे अगर फ्लैट लीजन पाए जाए तो उसको हम मैक्यूल के नाम से जानते हैं। मैक्यूल स्किन के ऊपर पाए जाने वाले एकदम फ्लैट लीजन है। और ये दोस्तों पैप्यूल जो होता है ना, ये पस वाले लीजन है, एलिवेटेड लीजन है। मैक्यूल और पैप्यूल, पैप्यूल हमेशा एलिवेटेड लीजन होता है। इस एलिवेटेड लीजन के अंदर अगर फ्लूइड भरे, एलिवेटेड लीजन में अगर फ्लूइड भरा हुआ है, स्किन का एलिवेटेड लीजन है, साइज इसकी भी 1 सेंटीमीटर से कम थी और साइज इसकी भी 1 सेंटीमीटर से कम होती है। अगर ये फ्लूइड भर जाए अंदर तब तो इसी को वेसाइकल बोल देंगे। और अगर यहाँ पे एलिवेटेड लीजन जो है उसके अंदर पस भर जाए तो इसी को हम पस्ट्यूल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पस्ट्यूल बोल देंगे। एक हो गया आपका वेसाइकल, एक हो गया पस्ट्यूल, एक हो गया आपका मैक्यूल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, एंड दैट इज योर वेसाइकल। याद रह जाएगा दोस्तों। हाँ, ड्यू ड्रॉप पैटर्न में जो होगा वो क्या होगा? वेसाइकल होगा। रूबियोला का अर्थ है, रूबियोला का क्या अर्थ है? सभी लोग जवाब लिखे, और जिन लोगों ने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई तुरंत लगाएं। अगले 1 मिनट का समय दे रहा हूं, और इस सेशन को आग की तरह फैला दें। आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए। अभी शुरुआत है, अभी आगाज हुआ है, अंजाम बाकी है प्यारे दोस्तों। अभी तो मापी है मुट्ठी पर जमी, आगे सारा आसमां बाकी है। और अगर आप उस आसमान की सैर करना चाहते हो, खुले पंछी की तरह इस गगन की सैर करना चाहते हो, तो जुड़ जाइए इस शानदार सेशन से। और आंकड़ा नया, क्योंकि आपका आंकड़ा ही हमारी एनर्जी है। तो इस एनर्जी को बरकरार रखना है आगे के पूरे 2 से 2.5 घंटे में, क्योंकि आज के सेशन कंटिन्यूस है। आज है नया साल। संकल्प यह है कि नए साल को आपको एक बेहतरीन स्टडी इस प्लेटफॉर्म से मिले। तो ये सिर्फ शुरुआत है प्यारे दोस्तों। 6 बजे ये सेशन शुरू है और बैक टू बैक हम 10:15 तक आज पढ़ेंगे। और 10:15 तक बैक टू बैक सेशन में बहुत सारी बातें आज हम डील करने वाले हैं। बहुत कुछ अलग हम पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ बेहतरीन हम पढ़ने वाले हैं।
बहुत कुछ नया हम पढ़ने वाले हैं इस नए साल में, कुछ नए संकल्प और नए वादे और नई चीज़ों के साथ में। और याद रखिएगा, आज के सेशन में आप सभी लोगों को पूरे उत्साह के साथ में रहना है, क्योंकि साल का पहला दिन अगर उत्साहित हो तो पूरा साल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये पूरा साल आपका शानदार हो, तो आपके उस साल के पहले सेशन में अपने उत्साह को चरम सीमा पे रखना है, अपने आप को जोश और जुनून के साथ में रखना है, क्योंकि आपका जोश और जुनून ही आपकी सफलता का कारक बनेगा। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन याद रखें, कहानी क्लियर है, सवाल भी क्लियर है कि रूबियोला का अर्थ क्या है। लाल दाने, हरे दाने, काले दाने, पीले दाने। तो रूबियोला वर्ड ही लाल से संबंधित है। और रेड रैसेज होते हैं, लाल दाने को इंग्लिश में बोलते हैं रेड रैसेज। रेड रैसेज होते हैं प्यारे दोस्तों, रेड रैसेज होते हैं, ये किस में बनते हैं, रूबेला में बनते हैं, रूबियोला में बनते हैं। रेड रैसेज का मतलब हो गया रूबियोला। तो रूबियोला इज ए रेड रैसेज। मीजल्स, जर्मन मीजल्स सब में बनते हैं। खसरे का टीका, प्यारे दोस्तों अगर खसरा हो जाए, खसरा मतलब मीजल्स, और मीजल्स का टीका कौन से रूट से लगाते हैं, ऐसा सवाल ने यहाँ पे पूछा है। सभी लोग जवाब लिखे, क्या आंसर होना चाहिए। खसरे का टीका किस रूट से लगाते हैं। 9 मंथ पे लगता है, खसरे का मतलब मीजल्स है। 9 मंथ पे लगता है, खसरे का मतलब मीजल्स है। मैं बता चुका हूँ, ये खसरा आपके गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम में इसको पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। तो खसरे का मतलब मीजल्स है, और मीजल्स का टीका 9 मंथ पे लगता है, जिसको सब क्यूटेनियस लगाया जाता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्यारे दोस्तों, इसको लगाने का जो जगह है वो डेल्टोइड वाला एरिया है, और यहाँ पे सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं। मीजल्स का वैक्सीन अगर ना लगाया जाए और मीजल्स हो जाए, तो मीजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, जो कि हियरिंग लॉस का एक कारण बनता है। पहली प्रॉब्लम, नहीं लगाने पे ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। नहीं लगाने पे बच्चे को मीजल्स होगा, तो बच्चे को निमोनिया और डायरिया, ये 2 कॉमन प्रॉब्लम है जो मीजल्स के साथ में होने की पूरी रिस्क रहती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछे तो ओटाइटिस मीडिया, लेकिन मीजल्स में निमोनिया और डायरिया भी होता है। अगर आपको कोई पूछे कि मीजल्स के बच्चे में मृत्यु का कारण क्या होता है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन। कौन सा प्यारे दोस्तों, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है वो मीजल्स में मृत्यु का कारण होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन, इससे मीजल्स के बच्चे की डेथ होने की रिस्क रहती है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, अगर आपको वहां पे पूछे कि मीजल्स का एक रेयर कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो वो है SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पान एनकेफेलोपैथी। ये क्या होता है, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पान एनकेफेलोपैथी, पान एनकेफेलोपैथी, SSPE। तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। IM, IV या ओरल यहाँ पे नहीं रहेगा, तो सबक्यूटेनियस लगाते हैं खसरे का टीका। अगला है जो MMR है, उसके टीके की खुराक कितनी होती है। MMR में मीजल्स, मम्स और रूबेला आता है। हालांकि वैक्सीनेशन शेड्यूल में सिर्फ मीजल्स आता है जो 9 मंथ पे लगाते हैं, उसमें मम्स और रूबेला नहीं आता है। लेकिन अगर आप MMR का टीका लगाते हैं, मतलब तीनों एक साथ लगाते हैं, मीजल्स, मम्स और रूबेला, को टीके की खुराक कितनी होनी चाहिए। 0.25 ml, टीके की खुराक 0.5 ml, टीके की खुराक 1 ml या 2 ml। MMR का जो वैक्सीन होता है, जो 9 मंथ या उसके बाद में कभी भी आप लगा सकते हैं, वो उसका खुराक हमेशा 0.5 हाफ ml, याद रखना प्यारे दोस्तों, कितनी होती है, 0.5 या हाफ ml इसको बोलते हैं। ये खुराक होनी चाहिए। अगले सवाल के साथ में, खुराक का मतलब होता है डोज। किसी भी दवाई की एक डोज होती है, उसको खुराक कहते हैं। खुराक का मतलब डोज होता है। अगला क्वेश्चन, कुछ लोग कहते हैं ना कि रोटी खाना नहीं कहते हैं, रोटी की खुराक, कि तुम्हारी खुराक अच्छी नहीं है, मतलब तुम्हारी डोज अच्छी नहीं है।
रोटी के जितने अमाउंट में लोग खानी चाहिए उतनी तुम खाते नहीं हो, इसको बोलते हैं खुराक अच्छी नहीं है। तो डोज जो है ये इंपॉर्टेंट है, खुराक नहीं डोज। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, इन्फ्लुएंजा जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है और हमने बोला ये जो इन्फ्लुएंजा या वायरल इन्फेक्शन होता है, जो फ्लू लाइक वायरस होता है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड हमेशा ओवर्स में होता है, घंटों में। इनका इंक्यूबेशन पीरियड कोई दिनों में या सालों में नहीं होगा। कई ऐसी बीमारी होती है जिनके इंक्यूबेशन पीरियड दिनों में भी होते हैं, कई ऐसी होती है जिनके इंक्यूबेशन पीरियड सालों में भी होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड हमेशा ओवर्स में होता है। तो कितने ओवर्स में होता है, तो 18 से 72 घंटे, ये कम से कम वाला है, 18 से 72 घंटे है ना, ये आगे का पीरियड है। 72 से 96 या 96 से 120, कम से कम मतलब 18 घंटे, एक दिन से 2 दिन ऐसा हम बोलते हैं। तो 2 दिन तो 48 घंटे हो गए है ना, एक दिन लगभग 18 घंटे, एक दिन से 72 घंटे, तो 48 और 72 3 दिन तक, 1 से 3 दिन बोल दो, या दिनों में बोलते ही नहीं हम तो घंटों में बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है, अच्छा इन्फ्लुएंजा वायरस जो सबसे खतरनाक एक वायरस आया था H1N1, इसको हम स्वाइन फ्लू कहते हैं, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू है ना। और एक बर्ड फ्लू आया, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू H1N5, बर्ड फ्लू। तो एक था स्वाइन फ्लू और एक था H1N5 बर्ड फ्लू। ये जो स्वाइन फ्लू बीमारी थी दोस्तों और बर्ड फ्लू, इनके इलाज में दवाई काम में ली थी ओसेल्टामाविर, ओसेल्टामाविर, ये ड्रग ऑफ चॉइस थी इन दोनों की है ना। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारक थे ये। 18 से 72 घंटे के अंदर इसका पॉजिटिव एजेंट रहता है, इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, सॉरी हाँ, पॉजिटिव एजेंट है H1N1 स्वाइन फ्लू और एक बर्ड फ्लू H1N5। और इन दोनों की जो ड्रग ऑफ चॉइस है ये एग्जाम में पूछी हुई है, तो दोनों की ड्रग ऑफ चॉइस एक ही है और उसको हम क्या बोलते हैं, ओसेल्टामाविर, इसी को टेमी फ्लू के नाम से। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। तो इंक्यूबेशन पीरियड आपको याद रखना है। अच्छा इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है, इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन होती है कि एंट्री ऑफ दी माइक्रोब्स, जैसे ये वायरल इन्फेक्शन है तो वायरस का बॉडी में एंटर होना और फर्स्ट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम शो करना, ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। एंट्री ऑफ वायरस एंड शोज फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। हाँ, स्वाइन फ्लू का जो वैक्सीन है उसको इंट्रानेजल रूट से देते हैं, इंट्रानेजल रूट से, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। फॉल्स मेम्ब्रेन किस रोग में होती है, फॉल्स मेम्ब्रेन कौन से रोग में पाई जाती है प्यारे दोस्तों। पहला है मम्स, दूसरा है मीजल्स, तीसरा है डिप्थीरिया और चौथा है पर्टुसिस। फॉल्स मेम्ब्रेन कौन सी बीमारी में होती है, फॉल्स मेम्ब्रेन, मम्स, मीजल्स, डिप्थीरिया और पर्टुसिस। याद रखना मम्स और मीजल्स दोनों ही वायरल डिजीज है, वायरल, दोनों ही कैसी बीमारी है, वायरल। ये जो दोनों बीमारी है ये बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल। मैं अगर डिप्थीरिया की बात करूं तो इसका पॉजिटिव एजेंट है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया है। पर्टुसिस की बात करूं तो बोर्डेटेला पर्टुसिस, बोर्डेटेला पर्टुसिस, ये भी क्या है, बैक्टीरिया है। याद रखना दोस्तों, पर्टुसिस को हमेशा काली खांसी कहते हैं। एग्जाम में हिंदी आएगी तो काली खांसी अगर वर्ड आए, 100 डेज कॉफ अगर वर्ड आए, काली खांसी बोलूं, काली खांसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 100 दिन तक खांसी होती है। 100 डे कॉफ बंद होने का नाम ही नहीं रहता है, रात में ज़्यादा होती है, पूरी रात काली कर देता है,
इसलिए इसको नाम दे दिया काली खांसी। डिप्थीरिया या गलघोंटू जो बीमारी है, डिप्थीरिया ये गलघोंटू कहलाती है। एक रोग होता है जो आपका गोइटर, गोइटर जो है वो गलघोंटू नहीं है। गलघोंटू जो बीमारी है वो आपका डिप्थीरिया है। एक गोइटर को कई लोग गलघोंटू कह देते हैं। गोइटर जो होता है ना, गोइटर जो आयोडीन की कमी से होता है, इसको घेंगा रोग कहते हैं। कौन सा रोग? गलघोंटू जो है वो गोइटर नहीं है, घेंगा रोग कहते हैं गोइटर को, गलघोंटू कहते हैं डिप्थीरिया को। ये आयोडीन की कमी से होता है, जबकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, कॉलोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। इस डिप्थीरिया वाली बीमारी में यहाँ पे बुल नेक हो जाता है और ओरल एरिया में गले में स्यूडो मेम्ब्रेन बनती है। ध्यान रखना, ये जो डिप्थीरिया बीमारी है इसमें क्या बनता है? बुल नेक बन जाता है, बुल नेक और स्यूडो मेम्ब्रेन, फॉल्स मेम्ब्रेन, झूठा मेम्ब्रेन बन जाता है गले के अंदर। तो एक होता है बुल नेक और एक होता है स्यूडो मेम्ब्रेन। ये दोनों ही किस में बनेगा? दोनों ही इसमें बनेगा। ये जो 100 डे कॉफ है पर्टूसिस, इसी में बार्किंग कॉफ होता है दोस्तों। तो बार्किंग कॉफ या ये एक ही बात है, ध्यान रखना। और मीजल्स और जो मम्स है ये वायरल डिजीज है और इसमें ऐसा कोई यहाँ पे ये नहीं बनता है स्यूडो मेम्ब्रेन। अगर मैं मीजल्स में बात करूँ तो इसका एक खास क्लासिकल साइन है कॉप्लिक स्पॉट। जब भी आपको मीजल्स का सवाल पूछेंगे तो इसमें पूछा जाएगा कॉप्लिक स्पॉट के बारे में, कॉप्लिक स्पॉट के बारे में पूछा जाएगा मीजल्स के अंदर तो। और रैसेज बनेंगे, है ना, मैक्यूलोपेपुलर रैश बनते हैं स्किन के ऊपर। और जो मम्स है इसमें पैरोटिडाइटिस हो जा। पैरोटिडाइटिस का मतलब होगा कि आपका पैरोटिड ग्लैंड जो है उसका इन्फ्लामेशन होगा। पैरोटिड ग्लैंड सलेवरी ग्लैंड होती है जो ईयर के यहाँ पे नीचे की तरफ होती है और इसके अंदर स्वेलिंग होने पे मरीज में यहाँ पे एडिमा देखने को मिलेगा। पैरोटिडाइटिस कहते हैं इसको। तो कॉप्लिक स्पॉट हो गया, पैरोटिडाइटिस हो गया और बुल नेक और स्यूडो मेम्ब्रेन हो गया और काली खांसी, 100 डे कॉफ, बार्किंग कॉफ हो गया। अगला है डिप्थीरिया में कौन से कैरियर सबसे ज्यादा गंभीर होते हैं? डिप्थीरिया के कैरियर, हाँ भाई क्या रिप्लाई देना है? पूछो पूछो जरा पूछो। और जिन्होंने अभी तक हाँ सेशन को पूरे उत्साह के साथ में नहीं जुड़े हैं तुरंत जुड़ जाए दोस्तों। ये चीज़ कहने की नहीं होती है, ये तो इनबिल्ट होनी चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए किसी भी चीज़ को ज़बरदस्त करने का और यही आपको सफल बनाएगा। तो अपने अंदर एक जुनून को पाले, कहने का मतलब है जुनूनी बने और पूरे उत्साह के साथ में जुड़े। आपका उत्साह ही आपकी सफलता का कारक बनेगा। उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। हाँ, एक हाथ में 30 हड्डी होती है, बिल्कुल सही है, दोनों हाथ में 60 हो जाएगी। ऑफर जो है वो 31 दिसंबर तक था और साल गया ऑफर गया, ऐसा हम 3 दिन से बता रहे थे और ये ऑफर 31 तारीख तक ही होता है प्यारे दोस्तों। अब वापस कब आएगा? तो जब अगला साल आएगा तो वापस आएगा 1 साल के बाद में, क्योंकि हम इसीलिए तो बता रहे थे बार बार, हमने इसीलिए तो बताया कि भाई अभी ऑफर है, ले सकते हो। ऐसा नहीं होगा ऑफर है और कल भी है और परसों भी है, साल भर भी है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म है। अगर हम नए साल पे मन से कुछ दे रहे हैं ना, देते हैं ना कई लोग, हमारे पिता भी नए साल आता है, परिवार वाले भी, हमारे चाहने वाले भी नए साल पे, जैसे हमारे कल कुछ बच्चों ने गिफ्ट भी दिए, हमारे ऑफलाइन बच्चों ने हमें गिफ्ट दिए नए साल पे। हमने ऑफ़र दिया तो उन्होंने हमें भी ऑफ़र दिया कि सर ये लो नए साल पे हमारी तरफ से भेंट। देते हैं, हर कोई देता है ना, मन होता है, अपना अपना मन होता है, ये मन की बात होती है। तो ऑफ़र जो होता है ना उस समय का, अब थोड़ी रोज़ ही गिफ्ट दे रहे हैं, रोज़ गिफ्ट दे रहे हैं, फिर गिफ्ट की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाती है कि नहीं है? तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, क्वालिटी चीज़ अगर मिल रही है ऑफ़र में, क्योंकि नया साल है, ठीक है भाई बच्चों के लिए थोड़ा किया जाए, ऐसा होता है ना। तो ये ऑफ़र की बात ये होती है, ऐसे नहीं कि रोज़ ही ऑफ़र हो, आज भी ऑफ़र है कल भी ऑफ़र है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जब और मन करेगा तो और करेंगे, है कि नहीं है? पर उसका एक टाइम लिमिट होता है दोस्त। तो अब आप कहोगे सर आज भी ऑफ़र दे दो, ऐसे नहीं होता है, वो कल तक ही था, अब आगे जब और होगा तब और देंगे, है कि नहीं है? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्यारे दोस्तों क्या है, डिप्थीरिया में कौन से कैरियर सबसे ज़्यादा गंभीर होते हैं, ये हमने पूछा है। गंभीर कैरियर कौन से होते हैं?
पहला कैरियर होता है नेजल, दूसरा है थ्रोट, तीसरा है यूरिनरी, चौथा है स्टूल। तो डिप्थीरिया में सबसे गंभीर कैरियर हमेशा नेजल कैरियर होते हैं। डिप्थीरिया में सबसे गंभीर कैरियर कौन से होते हैं? सबसे गंभीर कैरियर होते हैं नेजल कैरियर। याद रखना, थ्रोट, यूरिनरी या स्टूल वाले कैरियर नहीं, नेजल कैरियर जो है वो सबसे ज्यादा गंभीर कैरियर माने जाते हैं डिप्थीरिया में। कौन से कैरियर? नेजल कैरियर। ए यहाँ पे करेक्ट है, बाकी तीनों गलत है प्यारे दोस्तों। सिक टेस्ट किससे संबंधित है? सिक टेस्ट, जैसे किसी को मीजल्स हुआ तो मीजल्स में तो कोई टेस्ट होता नहीं है, उसमें तो आपका कॉप्लिक स्पॉट होता है और रेड रेड रैश बन जाते हैं पूरी स्किन पे, ये होता है मीजल्स, तो ये तो नहीं है। मम्स जो होता है, मम्स पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होता है, पैरोटिडाइटिस होता है मम्स के अंदर, और बच्चों में मम्स के कॉम्प्लिकेशन के रूप में एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी हो जाता है। क्या हो जाता है? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी हो जाता है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो मम्स का एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि उनको एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो जाता है। ये जो पोलियो है, पोलियो, इसमें पैरालाइसिस होता है दोस्तों, पैरालाइसिस। और कैसा पैरालाइसिस होता है? फ्लैसिड, क्योंकि पोलियो किसकी बीमारी है? लोअर मोटर न्यूरॉन की, है ना। तो यहाँ पे पैरालाइसिस फ्लैसिड होता है, ना तो मसल में टोन रहती है, ना कोई रिफ्लेक्सेज रहता है। तो ये पोलियो के बारे में है। और गलघोंटू जो बीमारी है वो डिप्थीरिया है, जिसमें सिक टेस्ट करते हैं। पोलियो, मम्स और मीजल्स में नहीं करते हैं। तो सिक टेस्ट हमेशा बैक्टीरियल डिजीज में करते हैं। ज़्यादातर टेस्ट जितने भी होते हैं वो बैक्टीरियल डिजीज में टेस्ट होते हैं, कंफर्म करने वाले। वायरल डिजीज अपने आप में कंफर्मेटिव होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो गलघोंटू रहेगा, इसको हम डिप्थीरिया कहते हैं। अगला है प्यारे दोस्तों, ये जो डिप्थीरिया बीमारी है उसमें प्रिवेंशन के रूप में डीपीटी देता है। डीपीटी, डीपीटी का फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, ये डीपीटी एक वैक्सीन है जो डेड 2.5 और 3.5, याद रखना दोस्तों, डेड 2.5 और 3.5 महीने की उम्र पे लगाते हैं। डीपीटी कब नहीं देंगे? मतलब किसी को डीपीटी अगर वैक्सीन लगाते हैं तो डेड 2.5 और 3.5 महीने पे लगाते हैं, लेकिन इसको कब नहीं देंगे ऐसा आपसे पूछे तो अगर किसी को तेज बुखार है बच्चे को डीपीटी नहीं दे सकते, किसी को ताने आ रही है ताने नहीं दे सकते, मानसिक विनम्रता में है बच्चा नहीं, किसी बच्चे को डीपीटी तब नहीं देते हैं जब ये तीनों चीजें बच्चे में हो रही हो, तेज बुखार आ रही हो, बच्चे को ताने आ रही हो, मानसिक विनम्रता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर बनेगा प्यारे दोस्तों। डीपीटी के कॉन्ट्रा इंडिकेशन में स्पेशली पर्टुसिस, स्पेशली इसमें जो है वो पर्टुसिस है। पर्टुसिस जो है इसको ज़्यादा दिक्कत वाली समस्या रहती है, डीपीटी याद रह जाएगा। हाँ, अगला टेस्ट, डिप्थीरिया का उपचार है पेनिसिलिन, एंटीटॉक्सिन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर डिप्थीरिया? प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, सेशन के थ्रू आपकी तमाम बातें जो आपने आज तक पढ़ी है मेमोराइज होगी, बहुत कुछ नया सीखोगे, बहुत कुछ अलग सीखोगे। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिप्थीरिया या गलघोंटू का उपचार क्या है, मतलब अगर किसी को डिप्थीरिया हो गया है तो अब इसका इलाज क्या है, डिप्थीरिया का उपचार क्या करेंगे। कैल्शियम या ऑक्सीजन डिप्थीरिया का उपचार नहीं है। डिप्थीरिया जब भी किसी मरीज को हो जाता है तो पहला इलाज प्यारे दोस्तों एंटीबायोटिक नहीं होता है, ध्यान रखना। पहला इलाज हमेशा एंटीटॉक्सिन होता है। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन आते हैं, जैसे किसी को सांप ने काट लिया ना तो सांप के खिलाफ स्नैक, एंटी स्नैक वीनम आता है, जहर जहर को काटता है। तो डिप्थीरिया का एक टॉक्सीमिया होता है और इस टॉक्सीमिया को कम करने के लिए एंटीटॉक्सिन्स देते हैं डिप्थीरिया वाले मरीज के इलाज के लिए। पेनिसिलिन जो है वो डिप्थीरिया का इलाज नहीं है, एंटीटॉक्सिन डिप्थीरिया का इलाज है। तो डिप्थीरिया इज ऑलवेज ट्रीटेड विद एंटीटॉक्सिन। बी करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही गलत है ना। एंटीटॉक्सिन बी, याद रखना, पेनिसिलिन नहीं है। जितने भी लोगों ने पेनिसिलिन लिखा है, पेनिसिलिन नहीं है दोस्तों। डिप्थीरिया का इलाज हमेशा एंटीटॉक्सिन्स होता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
ए, सी, ओ, डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे में टीका लगाने के बाद बहुत अधिक रोने की शिकायत है, उसे संभवतः कौन सा टीका लगा होगा? एक बच्चे को टीका लगा और उसके बाद में बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो उसमें कौन सा टीका लगा होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जवाब लिखो दोस्तों। कौन सा टीका लगा होगा? बहुत रो रहा है, ओपीवी, बीसीजी, डीपीटी और टाइफाइड। बताओ बताओ लालो, और क्यों? आंसर भी बताना साथ में, मन से मत टेक देना कि ये कारण है, ऐसे नहीं होता है। एग्जैक्ट कारण, और कारण उसी को समझ में आएगा जो पूरे जोश, जिन्होंने अगरबत्ती लगा के सेशन को अटेंड करना है। बिना अगरबत्ती तो मामला बनेगा ही नहीं। अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन। आपको कि सर इससे क्या होता है? इससे विश्वास पैदा होता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना कभी नहीं या करता है। आपने देखा होगा वो कितना प्रयत्न करती है, बार बार प्रयत्न करती है, हर बार चढ़ती है, वापस गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक बहुत ही सुंदर लाइन किसी ने लिखी है कि नींद चैन को त्यागो तुम। जो हमारे कुछ रसगुल्ले सो रहे हैं ना अभी तक बिना अगरबत्ती लगाए हुए, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय जयकार तभी होगी दोस्तों जब आप CHO पार होंगे। तो इस बार CHO पार, संकल्प बड़ा तगड़ा है। इस बार CHO पार ही करना है और इसको पार करने में कोई कमी नहीं रखनी है। अब आपको इस जुनून के साथ में सेशन, इस जुनून के साथ में चीजें करनी है, इस जुनून के साथ में पढ़ना है कि कुछ भी कमी ना रह जाए, क्योंकि कमी ही सबसे बड़ा कारक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। तो हमें कमी रखनी ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो आज के इस सेशन के साथ में आई होप कि आपने खुद को बहुत कॉन्फिडेंट किया होगा, अपने अंदर एक जुनून को पाला होगा कि इस बार कैसे एग्जाम को क्रैक किया जाए, इसकी क्या स्ट्रेटजी रख जाए और कैसे हम चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें आपको पता होगी। एक बार आप सभी लोगों को नए साल का पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। याद रखना दोस्तों, अभी होगा 5 मिनट का ब्रेक और ठीक 8:15 बजे एक नए सेशन के साथ में हम आगाज करेंगे। ठीक 8:15 बजे एक नया सेशन और आगे कंटिन्यू अपन 2 घंटे तक साथ में है। 5 मिनट का एक क्विक ब्रेक हम आपको देंगे। इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिख देना है और रैशनल के साथ में लिखना है, क्योंकि सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक सस्पेंस के साथ में छोड़ के जा रहा हूं। और इसका जवाब तो कल, और कल याद रखना इस CHO का सेशन होगा सुबह 8 बजे। तो कल का हमारा CHO का सेशन का समय थोड़ा बदल गया प्यारे दोस्तों। कल का सेशन जो है कल 8 बजे ये सेशन होगा। कल CHO का सेशन कब होगा? कल सुबह 8 बजे। रोज कितने बजे होता है? 6 बजे। कल कितने बजे होगा? 8 बजे, याद रखना। और आज का जो दूसरा सेशन है वो होगा ठीक 5 मिनट बाद में 8:15 बजे। अभी कल का CHO का सेशन कब होगा? सुबह 8 बजे। ध्यान रखना दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलते हैं दोबारा ठीक 5 मिनट बाद में सेकंड सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।